have to section 91 written. 91 disputes हो गया था हाँ because we cooperative appellate में भी चले गए थे लिमिटेशन भी हो गया था 91 to 100 was the last one. 91 to 100 was the last 101 तो हमारे लिए नहीं है इसके लिए वो it is only from 91 to 100 चैप्टर 10 जो है it is regarding liquidation from that we don't have. of the act chapter 10 of the act starting from section 102 to 110 and 102 to 110 these sections are all applicable to the society तो हाउसिंग सोसाइटी के लिए applicability है as per 154B तो ये पूरा हमको देखना पड़ेगा ये वाले sections में क्या है what is meant by winding up and what happens when there is a situation of winding up of the society. Generally ऐसा situations बहुत कम आता है. At least ये housing society में तो ना के बराबर ही है. It's as well as good as it is not that. But just run through what is meant by winding up and what the society needs to do in case if there is a liquidation which happens. So what's the section 10? 102. 102 section says that it speaks about winding up of the society. Winding up of the society क्या है? Again, this particular jurisdiction falls with the registrar. आप winding up को लेकर के आप cooperative court में नहीं जा सकते हो. It is the jurisdiction lies with the registrar. तो start ही ऐसा होता है. If the registrar feels after the inquiry, देखिए हमने 83 में inquiry देखा था. याद है 83 inquiry section 83 भूल गए सर नहीं याद याद है 83 में इंक्वायरी Yes, sir. 84 में क्या था Sorry. 84 में क्या था इंक्वायरी से जुड़ा हुआ दूसरा एक टर्म है या तो इंक्वायरी होता है या तो रिकवरी इंस्पेक्शन होता है ना तो inspection 83 में इंक्वायरी 84 में इंस्पेक्शन इफ आफ्टर इंक्वायरी और इंस्पेक्शन if the registrar finds or on receipt of any application from the society दोनों हो सकता है 3/4 members जो है जनरल बॉडी अगर उन्होंने रेजोल्यूशन पास किया अगेन दिस पर्टिकुलर रिक्वायर्स अ कोरम हम लोग पढ़ रहे थे ना कि जनरल बॉडी में कोरम कौन से चीज के लिए इंपॉर्टेंट है तो लिक्विडेशन के लिए भी कोरम चाहिए जैसा मेंबर का रिमूवल के लिए कोरम चाहिए जैसा आपका बायलॉ अडॉप्शन के लिए कोरम चाहिए वैसा लिक्विडेशन के लिए भी कोरम चाहिए एंड दिस कोरम इज 3/4 75% लोग होने चाहिए एंड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग अभी एक रिसेंटली एक बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट है मेरे ख्याल से 2 या 3 महीने पहले की जजमेंट है जिसमें एक पर्टिकुलर सोसाइटी का नहीं है वो इट इज नॉट रिलेटेड टू हाउसिंग सोसाइटी इट इज रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सेक्टर एक बैंक का कोऑपरेटिव बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से किसी को निकालने के हिसाब से उन्होंने एक रेजोल्यूशन मूव किया था जनरल बॉडी में जो हम लोग बोलते हैं ना एक मेंबर को अगर मेंबरशिप से हटाना है तो हमको जनरल बॉडी में 2/3 लोगों को प्रेजेंट होना चाहिए एंड रेजोल्यूशन कैन बी पास सेट टू द रजिस्ट्रार एंड आफ्टर हियरिंग he can disqualify that member due to whatever reasons if he is acting against the benefits or उसका जो सोसाइटी का जो ऑब्जेक्ट्स है उसके अगेंस्ट कॉन्ट्ररी में कुछ कर रहा है तो he can be disqualified वो हमने पढ़ा पहले Similarly, बैंक में भी similar provision है तो they went to the court, they went to the registrar 2/3 का उन्होंने resolution का they gave the resolution that general body ने बुलाया हमने 15 days का नोटिस दिया सामने वाले को भी हमने नोटिस सर्व किया बोला आप आ जाओ जनरल बॉडी में वो आए नहीं फिर उसका उस पर्टिकुलर सोसाइटी का दैट इज बैंक का देयर वर 600 मेंबर्स 650 मेंबर्स थे 650 लोग थे 650 लोग में से जनरल बॉडी मीटिंग में देयर वर 40 पीपल हु वर प्रेजेंट
40 लोग वो जनरल बॉडी मीटिंग में प्रेजेंट थे, स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में, which was convened for disqualifying that person, board of director conduct किया. Out of 40 people, 32 people voted in favor of the resolution. They passed the resolution stating that हमारा 2/3 है majority, and they sent it to the registrar. Registrar ने भी order pass कर दिया. फिर revision में गया joint registrar के पास, उन्होंने भी बोला हाँ सोसाइटी ने सही किया है करके, but ultimately when it went to the high court, हाई कोर्ट ने बोला 2/3 क्या है, 2/3 quorum of the total members बोला. तुम 5 आदमी मिलके आएगा, साजिश बनाएगा किसी के अगेंस्ट में, कमेटी का 8 लोग है, 8 लोग बनाएगा, बोलेगा इसको हटाना है और मीटिंग बुला लेगा कभी भी रात को 11 बजे 2 बजे और तुम मिलेगा उस समय पे और 8 आदमी में से 6 आदमी रेजोल्यूशन पास करेगा, बोलेगा 2/3 है, so that is not valid. So it has to be the presence of the 2/3 of the total members has to be there. High Court clearly stated, नहीं I am going to remand back this matter to the, because High Court ऐसा decision लेगा नहीं कि मत को बोलो करके, it remanded back the matter to the registrar और बोला hear the matter afresh, पहले से सुनो. तो अभी उसके बाद कहाँ गया क्या हुआ नहीं पता, बट बोलने का मेरा मतलब है कि whenever there is a percentage or ratio इतना होना चाहिए quorum, तो it is the quorum of the entire all the members. उसमें ऐसा लिखा रहता है with the carried out by 3/4 of the member of the society present and voting, ऐसा लिखता है. तो present and voting जब लिखता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. प्रेजेंट एंड वोटिंग मतलब जो मीटिंग में प्रेजेंट है और जो वोट कर रहा है, ऐसा है लगता है, बट दैट इज नॉट द सिचुएशन. प्रेजेंट 3/4 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट मतलब टोटल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हैव टू बी प्रेजेंट एंड दे हैव टू वोट. इसका इंटरप्रिटेशन ऐसा है. तो हियर आल्सो फॉर वाइंडिंग अप ऑन द रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन मेड अपॉन अ रेजोल्यूशन कैरिड बाय 3/4 ऑफ द मेंबर ऑफ द सोसाइटी प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग और 83-84 के हिसाब से अगर रजिस्ट्रार को मालूम पड़ा कि वाइंड अप करने का सिचुएशन आ चुका है, सोसाइटी को वाइंडिंग अप करना पड़ेगा, नहीं तो सोसाइटी कोऑपरेटिव सेक्टर को कुछ नुकसान हो सकता है या सोसाइटी को और ज्यादा नुकसान हो सकता है या फिर इट मे सेट अ रॉन्ग प्रेसिडेंस टू अदर सोसाइटीज. उसके हिसाब से ही कैन ऑर्डर अ वाइंडिंग अप. और सो मोटो भी है इसमें सो मोटो भी है, बट सो मोटो कभी-कभार बहुत कम यूज किया जाता है वाइंडिंग अप के लिए. So either it has to come through inquiry or an inspection or a resolution. ये तीन में से कोई भी चीज से वाइंडिंग अप हो सकता है. सर वाइंड अप क्यों करना पड़ता है इससे? वाइंड अप इसके लिए करना पड़ता है कि देखिए अभी अगर आपका एक सोसाइटी चल रहा है और सपोज एक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी फॉर एग्जांपल, ये सबके लिए लागू है. हाउसिंग के लिए मैंने बोला ना, ये हार्डली कभी कुछ ऐसा मौका आएगा क्योंकि हम लोग क्या है नॉन प्रॉफिटेबल. वाइंडिंग अप ज्यादातर तभी होता है जहाँ पे शेयर होल्डर्स ज्यादा हैं, वहाँ पे कुछ प्रॉफिट्स बनाने का हिसाब से काम कर रहा है और टर्नओवर नहीं हो रहा है और प्रॉफिट नहीं होने की वजह से सस्टेन नहीं कर पा रहा है वो पर्टिकुलर कंपनी, और वो कंपनी नहीं होने की वजह से हम लोग, अगर आप नॉर्मल कंपनी एक्ट में भी देखोगे, कंपनी एक्ट में भी वाइंडिंग अप है, वहाँ पे भी इंसॉल्वेंसी का प्रोसीजर है, थोड़ा डिफरेंट है. वहाँ पे क्या करता है, मेरा कंपनी नहीं चल रहा है, लॉस में है, मैं चला नहीं पा रहा हूँ, सैलरी नहीं दे पा रहा हूँ, मैं मेरे क्रेडिटर्स को पैसा नहीं दे पा रहा हूँ, तो आई एम फाइलिंग फॉर बैंकरप्सी. वहाँ पे बोलते हैं बैंकरप्ट. इंडिविजुअल जो रहता है इट इज कॉल्ड एज बैंकरप्ट और इफ इट इज सोसाइटी इट इज कॉल्ड एज इंसॉल्वेंसी बोलते हैं. कंपनी हैज बिकम इंसॉल्वेंट, so they go and file for insolvency under the insolvency and bankruptcy code ABC. वो फिर then it goes to the national अपना कंज्यूमर कंपनी ट्रिब्यूनल में जाता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT में जाता है वो. बट दिस थिंग्स कम टू द रजिस्ट्रार. ये जो भी कोऑपरेटिव सेक्टर में है, कोऑपरेटिव सेक्टर का वाइंडिंग अप आपका इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी सिमिलर टर्म्स है, ज्यादा फर्क नहीं है उसमें. तो अगर सोसाइटी चलाने कोई नहीं हो रहा है आज के दिन में, डे टू डे फंक्शंस ही नहीं हो पा रहा, मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा, शेयर होल्डर्स लोगों का एम्प्लॉइज का सैलरी नहीं दे पा रहा, फॉर व्हाटएवर रीजंस, या जिससे बोरो किया है उसको वापस चुका नहीं पा रहा है पैसा, फंक्शनिंग में प्रॉब्लम है, तो दे कैन अप्लाई फॉर वाइंडिंग अप ऑफ द सोसाइटी. उस समय पे ये प्रोसीजर फॉलो होता है. हाउसिंग में ज्यादा इसमें आप उतना प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि हम लोग प्रॉफिट मेकिंग नहीं है एक तो, और हम लोग क्या करते हैं कि वी आर जस्ट दिस पर्टिकुलर कमिटी और द सोसाइटी इज फॉर्म्ड ओनली फॉर मेंटेनेंस पर्पस. हमको इतना याद रखना. So whatever we are doing is
2/3 of the total members or 3/4 of the members present in the meeting. नहीं इसमें स्पेसिफिक दिया 3/4, इसके लिए 2/3 नहीं, इसके लिए 3/4 3/4 of the members present in the meeting. टोटल members. Total. It is always total. It is never members present in the meeting. याद रखना, it is never members quorum is always on the total. It is not on the members present. सर सोसाइटी रीडेवलपमेंट में जाता है तो डेवलपर नाम चेंज करके रख देता है तो ओल्ड सोसाइटी का नाम निकल जाएगा सेम देन फिर से वाइंडिंग अप अलग है सर. वाइंडिंग अप मतलब वो मतलब टोटली जो रजिस्ट्रेशन है आपका, पढ़ता हूँ आगे क्या होगा वो फिर आपको समझ में आएगा. वाइंडिंग अप में और नेम चेंज में फर्क. In the case if the society, देखिए कौन से कंडीशन में वाइंडिंग अप हो सकता है. In the case if the society which has not commenced working, मतलब सोसाइटी फॉर्म हुआ है, रजिस्टर हुआ है, बट काम ही नहीं कर रहा है, कुछ काम नहीं हो रहा है, ऐसे ही पड़ा है, काम के लिए रजिस्ट्रेशन लेके रखा है, वो किसी ने कोई कंप्लेंट किया या रजिस्ट्रार ने सो मोटो एक्शन इसमें हो सकता है. इसमें सो मोटो एक्शन हो सकता है कि उसको पता पड़ा कि सोसाइटी तो कुछ काम ही नहीं कर रहा है, रजिस्टर है अपना, इसमें गेसेट में नाम है इसका, नेम रेजोल्यूशन दिख रहा है, बैंक अकाउंट खुला हुआ है, एवरीथिंग इज देयर, बट कुछ एक्टिविटी ही नहीं हो रहा है इसमें. There is no transaction, nothing happening, no general body, no meeting, nothing is happening, no auditor. तो फिर वो बोलेगा ये क्यों रखा है इसको, वाइंड अप करो immediately. So if there is no comments हुआ ही नहीं है कोई काम, then it can be wound up. So this is one of the reason. और काम करते करते अचानक से रुक गए, अच्छा से चल रहा था, फिर अचानक से एक दिन 6 महीना 1 साल 2 साल कुछ काम नहीं हो रहा, अचानक से रुक गया. ना कुछ वहाँ से कोई ऑडिट रिपोर्ट आ रहा है, ना कुछ रजिस्टर्स वहाँ पे मेंटेन्ड है, ना कोई बैंक का ट्रांजैक्शन हो रहा है, ना कुछ क्रेडिट डेबिट का कुछ काम हो रहा है, नथिंग इज हैपनिंग. सो इट हैज सीज्ड टू फंक्शन. either it is not commenced functioning or it has ceased to function. Third is possess shares or members deposits not exceeding 500 rupees. मतलब टोटल उसका शेयर वैल्यू 500 रुपए के लिए गिर गया टोटल. जो उसका ग्रॉस शेयर का वैल्यू है ना वो 500 रुपए से कम आ जाएगा तो वो तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि एक आदमी का ही 500 रुपए, सोसाइटी का टोटल मिला के 500 रुपए नहीं हो सकता. Has ceased to comply with any conditions of registration and management as per the act and the rules. अगर कोई भी प्रोविजन है हमारे एक्ट के, एमसीएस एक्ट के या रूल्स के हिसाब से कंप्लीटली अगर कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा और बहुत वायलेशन हुआ है, देन आल्सो इट कैन बी वाउंडेड. तो ये ज्यादातर मुश्किल है, क्योंकि एक तो आपका 3/4 लोग मीटिंग में आना ही मुश्किल है. अगर आ भी जाते हैं तो भी अगर रेजोल्यूशन पास करेगा तो रजिस्ट्रार हियरिंग लेगा. ऐसा नहीं कि हमारा रेजोल्यूशन जाने से, एप्लीकेशन जाने से इमीडिएटली इट वोंट बी वाउंड अप. The copy of the order of winding up, calling upon to submit its explanation to the registrar within a month of the issue of the order, and the registrar on giving any opportunity to the society may issue a final order. इंटरिम ऑर्डर पहला देगा वाइंडिंग अप का, फिर सोसाइटी को बोलेगा ठीक है मैंने इंटरिम ऑर्डर दिया, आप आके हमको एक्सप्लेन करो कि वाइंडिंग अप ही करना है क्या और कोई ऑप्शन है. If you are able to convince me, then I will give a final order. Till that time, totally winding up, wound up नहीं होगा company. It will be interim. In the interim, it will be wound up. तो अगर winding up होता है, whenever there is a winding up of the company, it cannot be abruptly told आज से काम बंद. ऐसा नहीं हो. कभी भी कोई भी प्रोसीजर अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हो, तो रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे भी क्या होता है? First you have to apply for registration, then you have to show that minimum number इतने members है हमारे पास, जिसमें से हम लोग more than 50% लोग ने अप्लाई किया है. फिर उसमें आपको स्कीम ऑफ वर्किंग दिखाना पड़ता है, क्या किस चीज़ के लिए सोसाइटी बना, उसका एक स्कीम रहता है, स्कीम बताना पड़ता है. स्कीम के बाद में लिस्ट ऑफ मेंबर्स कौन कौन है उनका नाम के साथ में प्रमोटर, चीफ प्रमोटर करके सबमिट करना पड़ता है. फिर एक नेम रिजर्व करना पड़ता है उसके लिए. फिर नेम रिजर्व करने के बाद बैंक का अकाउंट खोलने के लिए परमिशन मिलेगा. फिर वो होने के बाद में देन द एप्लीकेशन स्क्रूटनी में जाएगा, स्क्रूटनी के बाद में हियरिंग होगा, बाद में रजिस्ट्रेशन होगा. फिर हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था सेक्शन 9, 10, शुरू में अभी नहीं याद रहेगा, मुझे याद है बट थोड़ा मुझे भी थोड़ा ही याद है, ज़्यादा याद नहीं. आपको पढ़ाया करके नहीं मैं भूल
तो आपको कैसा याद नहीं याद रहेगी, नामुमकिन है, इम्पॉसिबल, बट बोलना तो पड़ेगा। तो उधर सेक्शन में अगर इफ यू वांट टू नो द एग्जैक्ट सेक्शंस, अगर आपने देखा होगा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन 5, 6, 7, 8 से लेके स्टार्ट करके कौन से रजिस्ट्रेशन हो सकता है, और 11 तक है पावर ऑफ रजिस्टर टू डिसाइड ऑन सर्टेन क्वेश्चंस। तो स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 5 टू सेक्शन 11 आपका रजिस्ट्रेशन का सेक्शन है। तो उस समय पे कैसा होता है प्रोसीजर, इट इज अ एलाबोरेट प्रोसीजर विदाउट व्हिच द सोसाइटी कैन नॉट बी रजिस्टर्ड। सिमिलरली इफ यू वांट टू लिक्विडेट आल्सो इट हैज टू बी अ प्रोसीजर। इट कैन नॉट से दैट आपने रेजोल्यूशन पास कर दिया, रजिस्टर ने ऑर्डर पास कर दिया तो हो गया, ऐसा नहीं होगा। इट हैज टू हैव यू हैव टू फॉलो अ सर्टेन प्रोसीजर। प्रोसीजर कौन फॉलो करता है, किसके हिसाब से फॉलो होता है, वही दैट इज ओनली व्हाट इज मेंशन्ड इन सेक्शन 103। 103 states appointment of a liquidator. If you are going to be liquidated, if your entire society is going to be wound up, एक liquidator चाहिए। जैसा अभी आप कंपनी एक्ट में भी देखोगे, वहाँ पे एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंट होता है। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के हाथ में दे देता है पूरा, वो बोलते हैं आज के बाद तुम ही इस पूरा कंपनी का करता धरता तुम ही है, कोई नहीं है, डायरेक्टर एमडी सब लोग गया, एवरीबडी विल बी रिमूव्ड, there will be nobody who will be functioning. एक insolvency professional IP बोलता है, he will be appointed and he is the entire whole and soul of that company. जो भी decision लेना है, जो भी करना है सोसाइटी के कामकाज, he will be the person who will be doing it. Similarly, in case of housing, in case of cooperative society, there will be a liquidator who will be appointed by the registrar. When an interim order is passed, क्यों interim order is passed? मैंने वही बोला आपको, वहाँ पे भी क्या होता है, अगर आप कंपनी एक्ट में भी देखोगे, कंपनी एक्ट में एक इंटरिम प्रोफेशनल होता है और एक रिजर्वेशन प्रोफेशनल होता है और एक इंटरिम रिजर्वेशन प्रोफेशनल होता है। आईआरपी, एक आरपी होता है, एक आईआरपी होता है। तो आईआरपी क्या है, इंटरिम, जब तक वो पूरा कैलकुलेशन करके जो भी इन्होंने दिया है वो सब सही है क्या, कोई इसका डेटर्स है क्या, कौन इसका क्रेडिटर्स है, इसके मार्केट में कितना लायबिलिटी है, इसने कहाँ से लोन लिया है क्या, कि और कोई सोसाइटी से कुछ कामकाज चल रहा है क्या इसका, all those things will be analyzed before liquidating. So there will be an interim person who will be appointed, who will take note of all these things and then submit the report to the company tribunal. फिर वो देखने के बाद में फिर बोलेगा हाँ ये सब सही है, अभी फाइनल प्रोफेशनल अपॉइंट करो, आगे बढ़ो। सिमिलरली रजिस्टर भी क्या करेगा, इंटरिम ऑर्डर पहला पास करना, हाँ वी आर मूविंग अहेड विद लिक्विडेशन, नाउ आई एम अपॉइंटिंग अ लिक्विडेटर after the passing of interim order, and liquidator क्या करेगा वो हम लोग आगे देखते हैं। So you will appoint a liquidator for winding up of the society. According as per the rules, the liquidator of the society उसका पगार वगार जो भी है सब कुछ वही डिसाइड करे। उसके बाद interim order के बेसिस पे liquidator के हाथ में the property will be given and afterwards जितना भी आपके बुक्स है, रिकॉर्ड्स है, नहीं ये इसमें खाली मैं 20 मिनट में खत्म करूँगा, मालूम होना चाहिए थोड़ा सा ये इसमें ज़्यादा नहीं जा रहा हूँ, इसके लिए शुरू में बोला हाउसिंग में ज़्यादा नहीं है, बट अगर सपोज इसमें से कोई दूसरा कोई क्रेडिट सोसाइटी वगैरह में किधर काम पे लग गया तो वहाँ पे इम्पोर्टेंट है, तो इसके लिए थोड़ा सा 15-20 मिनट्स थोड़ा सा टच करता हूँ मैं, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, इतना ईजी नहीं है। इसके लिए पूरा एक एक्ट है, एक कोड है पूरा, इंसॉल्वेंसी का कंपनी में तो पूरा एक कोड है, पूरा एक अलग से कंपनी ट्रिब्यूनल, उसके बाद अपीलेट कंपनी, अपीलेट ट्रिब्यूनल, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, इसमें बहुत सारा है इसमें हायरार्की, हम लोग ज़्यादा इसमें नहीं जाएंगे, ऊपर से टच करता हूँ प्लीज 15-20 मिनट ज़्यादा नहीं। तो इसमें एक लिक्विडेटर अपॉइंट होने के बाद व्हाट विल द लिक्विडेटर डू, ही विल टेक स्टॉक ऑफ व्हाटएवर इज क्रेडिट, डेबिट, जैसा मैंने आपको बताया इंटरिम ऑर्डर के बेस में क्रेडिटर, डेटर, कोई बैंक है क्या, कुछ है क्या, और कोई इसमें लोन है क्या, और कोई थर्ड पार्टी राइट्स क्रिएटेड है क्या, क्यों लिक्विडेट कर रहा है, सही में लिक्विडेट हो रहा है या कुछ इनका मैलिफेट इंटेंशन है, ये सब चेक करें। तो 103 में द लिक्विडेटर फॉर डूइंग ऑल दीस थिंग्स विल बी डन। 104 इज अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग। अभी देखिए हम लोग एक तो बोल रहे हैं कि 3/4 मेंबर के साथ में वाइंडिंग अप हो सकता है और हम लोग ही एप्लीकेशन दे रहे हैं सोसाइटी वाला, फिर उसका अपील क्यों होना चाहिए? 104 बोलता है अपील अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग। सोसाइटी खुद गया और बोला मेरे को वाइंड अप करना है,
और आप लिक्विडेटर अपॉइंट करो और वाइंडिंग अप कर दो। वो बोलने के बावजूद भी अपील का प्रोविजन क्यों होना चाहिए इसमें? मेंबर है या कुछ एम्प्लॉई है, अगर उनको एम्प्लॉय आके अपील नहीं कर सकते। or they are able to come out of the situation. जिसने वोट नहीं किया है उन लोग अपील में शायद प्लेस द केस। बॉडी रेजोल्यूशन है ना। नहीं, हाँ, नहीं, वो वोटेड अगेंस्ट द रेजोल्यूशन, उनको अपील के लिए चांस। No, but then resolution is passed. अपॉइंटमेंट ऑफ, देखिए अगेंस्ट ऑर्डर ऑफ वाइंडिंग अप, जनरल बॉडी एक बार रिजॉल्व करके दे दिया, आपका 3/4 करके वहां पे दिख गया, उसके बाद में कोई उसका अपील नहीं है। जनरल बॉडी रेजोल्यूशन, जनरल बॉडी इज सुप्रीम। आप 2-3 आदमी तो हर समय डिफेक्ट में रहेगा ही या इसमें रहेगा, अपोजिशन में रहेगा, तो हर चीज का भी अपील में जाना चाहिए ना। क्या है, व्हाई इज अपील अलाउड? एक मौका फिर से वो नहीं अपील, मैं ही खुद मैं ही बोल रहा हूँ और मैं ही अपील क्यों कर रहा हूँ? 3 मैंने बताया था शुरू में, रिफ्रेश होने के लिए वापस से मैंने 3 बताया था पहले। मैंने क्या बोला था? वन मोर चांस ऐसा कुछ नहीं, शुरू में मैं क्या बोला था? if the registrar 3 इसमें क्या बोलते हैं इसको, 3 वजह से ये वाइंड अप हो सकता है। The first reason it did not फर्स्ट commence. रीजन is So it's फर्स्ट commenced. रीजन 83, सेकंड 84, थर्ड मैंने सो मोटो बोला ना, सो मोटो ऑर्डर दे सकता है ना रजिस्ट्रार। तो अगर रजिस्ट्रार ने सो मोटो ऑर्डर दिया है तो उसके लिए अपील है ना हमारे पास। मेंबर बोलता है कि मेरे को तो वाइंडिंग अप नहीं चाहिए, ऑर्डर तुमने ऑर्डर दिया वाइंडिंग अप का, आई डोंट वांट वाइंडिंग अप, मेरे को तो सोसाइटी चलाना है, तो तेरे से अपील। तो अपील अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द, वी शुड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, हम लोग जब भी अपील का बात करते हैं या रिवीजन का बात करते हैं, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, रिवीजन, कोई भी ऑर्डर को चैलेंज करने की जब भी बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग उस ऑर्डर के जो कंटेंट है और उस ऑर्डर को जिसने पास किया है उसको हम लोग चैलेंज करते हैं। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर, हम लोग अपील में जाके फर्स्ट वाला जो ट्रायल का जो हमारे फैक्ट्स थे उसके ऊपर हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं समझा तो बोलिए नहीं समझा। नहीं समझ रहे समझ रहा है? नहीं समझ रहा। देखिए मैं अभी एक पर्टिकुलर मेरा एक डिस्प्यूट है, वो डिस्प्यूट को लेकर के मैं कोई कोर्ट में जाके कंप्लेंट फाइल करता हूँ। वो कंप्लेंट करने के बाद में वहाँ पे सबमिशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, जो भी एग्जाम 161 सब हो गया, कंप्लीट हो गया ट्रायल। फर्स्ट टाइम जब भी कुछ डिस्प्यूट शुरू होता है तो फर्स्ट कोर्ट जो रहता है उसको बोलते हैं ट्रायल कोर्ट। ट्रायल वहाँ पे चल रहा है ये फाइंड आउट करने के लिए कि एक्चुअली ये डिस्प्यूट है क्या, और डिस्प्यूट होता है उसके सामने उसका क्या सॉल्यूशन, क्या ऑर्डर देना चाहिए, वो ट्रायल में होता है। ट्रायल होने के बाद में एक बार ट्रायल हो गया तो ट्रायल में आपको क्या करना पड़ता है, जितने भी फैक्ट्स है उस पर्टिकुलर केस को लेकर के वो सब फैक्ट्स आपको लाना पड़ता है ट्रायल में। ऐसा नहीं कि आप बोलोगे कि नहीं मैं अभी नहीं लाता हूँ, मैं आगे छुपा के रखता हूँ आज के दिन में और पीछे लाऊंगा कभी टाइम मौके पे मैं इसको लेके आऊंगा तो वो फंस जाएगा। ऐसा नहीं है, आपको ट्रायल में हर चीज हर समय एक पॉइंट विदाउट लीविंग एनीथिंग यू हैव टू ब्रिंग इट ऑन रिकॉर्ड। वो लेके आने के बाद में कंप्लेंट के सामने उसका रिप्लाई होगा, रिप्लाई के बाद में आर्गुमेंट्स होगा, फिर वो ऑर्डर मिलेगा, ट्रायल कंडक्ट होगा, ट्रायल कोर्ट देखेगा कि कौन सही है कौन गलत है, बेस्ड ऑन द रिकॉर्ड्स, आर्गुमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस, प्रूफ सब निकलने के बाद में लास्ट में ऑर्डर मिलेगा। एक बार वो ऑर्डर आने के बाद में ट्रायल खत्म, उसके बाद आप वापस ट्रायल के चीजें अगर आपको ऑर्डर को चैलेंज करना है तो यू आर चैलेंजिंग द कंटेंट, जो ऑर्डर है ना खाली ऑपरेटिव पार्ट आप उसको चैलेंज करते हो, और वो जज ने जो तरीके से ऑर्डर दिया है ना उसको चैलेंज करते हो। आप फैक्ट को जाके वापस अपील कोर्ट में आप वापस डिस्कस नहीं कर सकते हो, फैक्ट्स आपका खत्म हो गया। फैक्ट्स के ऊपर आप इधर आर्ग्यू करना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो ऑर्डर सही तरीके से पास हुआ है कि नहीं, या फिर हमने क्या मांगा था प्रायर, उसमें से मेरे को 4 मांगा था, उसमें से 2 ही दिया, बाकी 2 रिजेक्ट कर दिया, तो ऑर्डर का कंटेंट को आप चैलेंज करो। यू आर नॉट चैलेंजिंग द फैक्ट्स, फैक्ट्स हैव बीन ऑलरेडी बीन डिस्कस हो गए। तो सिमिलरली यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है, यू आर चैलेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द रजिस्ट्रार, यू आर नॉट चैलेंजिंग द फैक्ट। अपना फर्स्ट टाइम वो हो गया, खत्म हो गया, यू कैन नॉट गो बैक देयर। और ट्रायल कोर्ट भी क्या देखेगा, अगर आप नया कुछ लेके आते हो, सॉरी अपना अपीलेट कोर्ट भी क्या देखेगा, अगर कुछ नया फैक्ट लेके आते हो वो आपको अलाउ नहीं करेगा। वो बोलेगा ये फैक्ट आपने ट्रायल में क्यों नहीं बताया, आज के दिन क्यों लेके आए, यू शुड हैव मेड दिस
इन द ट्रायल। मेरा काम नहीं है आपको फैक्ट्स के ऊपर आर्गुमेंट करना और डिसाइड करना। मैं सिर्फ ऑर्डर का क्या प्रॉब्लम है, ऑर्डर के अंदर क्या कुछ गड़बड़ है, उतना ही मैं देखूं। मेरा काम उससे ज्यादा नहीं है अपीलेट का काम। यू गॉट द पॉइंट नाउ? ओपा तो सिमिलरली यहाँ पे जो अपील है ये रजिस्टर के ऑर्डर के अगेंस्ट में हम लोग अपील कर सकता है। और ये किसके पास जाएगा अपील? ज्वाइंट रजिस्टर के पास या एडिशनल रजिस्ट्रार है, ज्वाइंट रजिस्ट्रार आज के केस में भी उसके पास हम लोग जाके, क्योंकि कभी भी आप देखिए अपील या रिवीजन जो रहेगा वो हायर अथॉरिटी के पास ही जाता है। अगर हम अभी क्लाइंट हैं, आप लॉयर हैं और मैंने फैक्ट आपको दिया, नाउ यू आर ड्राफ्टिंग द होल थिंग एंड इफ यू प्रेजेंट इट रॉन्गली, आई हैव साइंड इट एंड आई हैव सेंड इट टू यू, व्हाट डिड यू साइन? मीन्स यू नो वो रॉन्गली बोलो तो वो लॉयर क्या बोलते हैं कि नहीं ये पॉइंट डालना पड़ेगा तो तुम्हारा फायदा होगा करके। तो गलत लॉयर को हाँ तो हाउ इज दैट बी? बस आप मेरे पास नहीं आए। देखिए आप देखिए अभी भी मैं आपको बताता हूँ। लास्ट वीक सुनिए मैं आंसर देता हूँ। लास्ट वीक एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था, मैं आपको जजमेंट भी देता हूँ, अभी मेरे पास है वो। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट से मेरे ख्याल से इलाहाबाद हाई कोर्ट का था लगता है, एक सेकंड अपील गया एसएलपी मतलब स्पेशल लीव पिटीशन, जो सुप्रीम कोर्ट के पास डाला जाता है। स्पेशल लीव, आपको लीव दे दो आपके पास अपील करने की। अगर वो एसएलपी का अगर उनको लगा कि हाँ इसमें कोई मतलब है कि मैं इसका अपील एक्सेप्ट करूं, तो एसएलपी ग्रांट करेगा तो ही आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर आपका एसएलपी रिजेक्ट हो गया तो अपील आपका जाएगा ही नहीं सुप्रीम कोर्ट। तो एसएलपी डाला, एसएलपी में उसने एक्सेप्ट किया, आर्गुमेंट हुआ, आर्गुमेंट होने के बाद में यही मैटर वहां पे निकला। उसने बोला मैंने तो साइन करके दिया था, बट वो बाद में ड्राफ्टिंग के टाइम पे कुछ एक दो पॉइंट्स ऐसा उसने डाला मुझे जो मेरे को समझ में नहीं आया उस समय। उसने क्या लिखा, लीगल लैंग्वेज में लिखा था, और बोला कि ये केस आज के दिन में ये सिचुएशन में तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ, मेरा वकील जिम्मेदारी। उसने सीधा सुप्रीम कोर्ट में बोला इसकी वजह से ये आज के दिन में ये सिचुएशन है, तो आई शुड नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, मेरे को दंड नहीं मिलना चाहिए, वकील को दंड दो, ऐसा करके उसने बोला, वहां पे आर्ग्यू की। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्ट ऐसा एक ऑर्डर पास किया, मैं ऑर्डर में आपको देता हूँ। उसमें ऐसा बोला है कि लिटिगेंट जो है, सबसे पहला लिटिगेशन करने से पहले सोचो कि पहले लिटिगेशन करना जरूरी है कि नहीं। सबसे फर्स्ट पॉइंट, अगर लिटिगेशन करना जरूरी है तो तुम जा करके तुम्हारा जो फैक्ट्स है वो सही फैक्ट्स पहले बताओ तुम्हारे एडवोकेट को। अगर तुम छुपा के रखा, कुछ नहीं बोला या गलत बोला कि आपके फेवर में आना चाहिए, तो वो उसका गलती नहीं, आपका गलती। आपका सही फैक्ट्स बताने के बाद भी अगर एडवोकेट गलती करता है तो एडवोकेट को सामने से बोलो गलती किया। तुम ऐसा आम मन करके हर जगह पे साइन करने के बाद में आने के बाद बोलता है वकील ने गलती किया, तो वो नहीं माना जाएगा। आपने साइन किया है नीचे, और साइन करने के बाद लास्ट पेज में आपका वो एफिडेविट भी होता है सपोर्ट में, उसके बाद में वेरिफिकेशन भी होता है। वेरिफिकेशन होता है कि आई एम सो एंड सो, आई हैव रेड ऑल द कंटेंट्स ऑफ द पिटीशन एंड आई एम साइनिंग हियर, ऐसा करके लास्ट पेज में होता है। तो इट इज डीम्ड दैट यू हैव गॉन थ्रू ईच एंड एवरी वर्ड, ईच एंड एवरी लेटर ऑफ दैट पर्टिकुलर पिटीशन। आप बाद में जाके यू कैन नॉट ब्लेम समबडी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलती नहीं हुआ होगा, गलती हुआ होगा, बट सुधार के जाना चाहिए। कोर्ट में जाके नहीं बोलना चाहिए कि मेरा नहीं है, उसका नहीं है, मेरा है, वो नहीं सुनेगा। तो ये ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का ऐसे। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल बिफोर अप्रोचिंग द कोर्ट। भले वो 2 दिन 3 दिन लेट हुआ तो चलेगा, बट गो थ्रू ईच एंड एवरी कंटेंट, और उसके बाद में गेट सेटिस्फाइड। आपको लगता है कि और भी किसी को बताना है तो और किसी को बताइए, और देन यू गो ऑन फाइल। देखिए बहुत सारे लोग कैसे एंगेज कैसे करते हैं प्रोफेशनल को, एक सिर्फ कंसल्टेंसी के लिए लॉयर होता है, दूसरा सिर्फ ड्राफ्टिंग के हिसाब से उसको हम लोग देता है, और तीसरा को सिर्फ आर्ग्यू करने के हिसाब से देता है। ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, हर एक का अपना अपना एक्सपर्टीज है, बट तीनों का मेल होना चाहिए। somebody from your point there should be some contact, आपके तरफ से कोई 1 point contact होना चाहिए तो तीनों से जो कोऑर्डिनेट कर। पहला कंसल्टेंसी भी लिया, एडवाइस लिया, फिर क्या क्या ड्राफ्टिंग करना है लैंग्वेज के हिसाब से वो बराबर से किया, फिर वो आर्ग्यूइंग लॉयर को जाके आप दोगे पूरा पॉइंट्स, तो वो सिर्फ आर्ग्यू करेगा। आपने जो बोला वही आर्ग्यू करेगा, उसको और कुछ मालूम नहीं उसके बारे में।
आपने देखा होगा आई हैव बीन इंस्ट्रक्टेड बाय सो एंड सो, लिखते हैं हम लोग, मेरे को जैसा इंस्ट्रक्शन मिला मैंने वैसा बताया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मेरे को गलत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैं गलत बोलूँ, बट फॉर दैट आई कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पांसिबल। इसके लिए दे टेक इट एवरीथिंग इन राइटिंग एंड देन आगे, तो ये आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, ठीक है। और इसके लिए भी जैसा हमने पहले भी देखा था कि कभी भी कुछ भी अपील करता है, एक पर्टिकुलर अपील करने के पहले पैसा भरना पड़ेगा, विदाउट पेइंग मनी योर अपील वॉन्ट बी एक्सेप्टेड। तो इसमें वही लिखा है, नो अपील विल बी एंटरटेन्ड अनलेस अकम्पनीड बाय सच मनी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। प्रिस्क्राइब्ड वो रूल्स में है, मैं रूल्स में नहीं जा रहा हूँ। लिक्विडेशन के टाइम पे कितना कौन से सोसाइटी के सामने कितना पैसा होना चाहिए रूल्स में दिया हुआ है, उसके हिसाब से रजिस्ट्रार बोलेंगे। उस रजिस्ट्रार बोलने के बाद में या ज्वाइंट रजिस्ट्रार जिसके पास अपील जाता है उसके शुरू में बताएगा कि कितना अमाउंट है, उतना अमाउंट भरने के बाद में ही हमारा अपील एडमिट होगा, नहीं तो डिसमिस हो जाएगा। दो चीज की वजह से अपील डिसमिस हो सकता है, एक तो जो हमारा फीस भरना है अपील का वो नहीं भरेंगे तो डिसमिस हो जाएगा, और दूसरा अगर हमारा डिले अगर कंट्रोल नहीं हुआ अपील में तो डिसमिस हो जाएगा। ये दो वजह है अपील डिसमिस होने की, तो ये दोनों हमको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ठीक है। सर डिफरेंशियल में 20% है, अगर समझो बैंक पे 10 करोड़ का रकम तो 2 करोड़ मेरे को भरना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपील ट्रायल में ट्रायल में अपील ऑर्डर आपके अगेंस्ट में गया या उसको आपको फिर वापस दूसरा कोई इसमें आपको लेना है, मतलब सेक्शन के अंदर दूसरा कोई फ्रेम करना है चार्जेस, तो आपको भरना पड़ेगा। ट्रायल में कभी भी पैसा ट्रायल में तो आपको खाली कोर्ट फी भरना पड़ता है जितना है, बट उसके बाद जब अपील में जाता है तो फिर जितना क्लेम है उस क्लेम के प्रोपोर्शनेट फिर भरना पड़ता है अपील में। ट्रायल में खाली कोर्ट फी 5 रुपया भी होगा, 50 भी होगा, 500 होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1000-2000 होगा, उससे ज़्यादा कोर्ट फी नहीं होगा। कोई प्रॉपर्टी क्लेम के मैटर में 0.05%, 0.02% रहता है, वो लाखों में जाता है। अगर प्रॉपर्टी का मोनेटाइज करके क्लेम करना है वो वैल्यू के हिसाब से, बट अदरवाइज ट्रायल में ज़्यादा कोर्ट फी कम रहता है, ज़्यादा नहीं। अभी लिक्विडेटर का पावर्स है, बहुत सारा पावर्स है, मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। अब इतना ही समझ लीजिए, लिक्विडेटर मतलब उस पूरा सोसाइटी का पूरा टेक ओवर कर लिया, वही जनरल बॉडी है, वही मैनेजिंग कमेटी है, वही चेयरमैन है, वही सेक्रेटरी है, होल एंड सोल है। वो जो भी आप लोग सोसाइटी में डिसीजन लेते थे वो पूरा डिसीजन लिक्विडेटर के पास अवेलेबल है, वो कुछ भी ले सकता है। क्या कर सकता है वो? सूट डिफेंड कर सकता है, डे टू डे बिजनेस सोसाइटी चला सकता है, रिमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वो सेल कर सकता है, सब कुछ उसके पास पावर है। ट्रांसफर कर सकता है, सिक्योरिटी रेज कर सकता है, लोन ले सकता है, you can do anything whatever a society as a society can be done by the liquidator. ये this is under section 105. 106 is effect of order of winding up. अगर वाइंडिंग अप का ऑर्डर आ गया और लिक्विडेटर के हाथ में चला गया, अपील भी नहीं आता, तो उसका इफेक्ट क्या है? What happens after liquidation? सोसाइटी का क्या होगा, हालत क्या होगा? तो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ अपील, क्योंकि अपील के लिए पीरियड टाइम दिया जाता है, 2 महीना हर टाइम है इधर भी। लिक्विडेशन का ऑर्डर था 2 महीने के अंदर आपको अपील करना है। अगर आपने अपील का पीरियड चला गया और आपने अपील नहीं किया तो क्या होता है उसका ऑर्डर का इफेक्ट? द अपील हैज बीन डिसमिस्ड और अदरवाइज द अपील हैज बीन डिसमिस्ड। आपने अपील किया और अपील डिसमिस हो गया, तो भी इफेक्ट क्या होगा? जब भी अपील डिसमिस होता है तो उसका उसके पहले वाले कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका इफेक्ट रहता है। अगर सेकंड अपील है तो जो ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर अगर चेंज किया फर्स्ट वाला अपील कोर्ट ने, तो फर्स्ट वाला अपील कोर्ट का ऑर्डर का इफेक्ट रहेगा। अगर फर्स्ट वाला अपील वाला कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर को एज एंड वेयर में अपेंड किया सिर्फ, तो यू हैव टू फॉलो द ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर। तो उसके नेक्स्ट कोर्ट का जो ऑर्डर है दैट विल बी फॉलोड, दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। तो इधर भी ऐसी है, इफ द इट हैज नॉट बीन चैलेंज्ड और इफ द अपील हैज बीन डिसमिस्ड, जो फर्स्ट टाइम लिक्विडेटर के लिए रजिस्ट्रार ने जो दिया था उसका इफेक्ट होगा। और क्या इफेक्ट होगा? shall be in effect and shall operate in favor of all the creditors of all the contributors of the society. ये बेसिकली लिक्विडेशन के टाइम पे सबसे ज्यादा जो इफेक्ट होता है वो क्रेडिटर इफेक्ट होता है सबसे ज्यादा, क्योंकि हमने जिस लोग को पैसा दिया हमको लेना है, तो हमारा काम है कि हम उससे पैसा लें। देखिए अगर मैं कोई दुकान चलाता हूँ तो मैं किसी को उधारी में देता हूँ सामान, तो मैंने अपनी मर्जी से दिया है ना उसको उधारी देख के कि हाँ ठीक है तुम लेकर जाओ महीने के बाद पैसा दे। बट अगर मैं बैंक से या किसी से लेता हूँ
जो मेरा क्रेडिटर है, जो दुकान से मैं जिसको देता हूँ माल, वो मेरा डेटर है, वो डेटर है, मैं उससे मेरे को पैसा आना है, तो ही इज अ डेट। बट जो मेरे को बैंक लोन देता है, ही इज अ क्रेडिटर। तो क्रेडिटर का ही सबसे ज्यादा देखा जाएगा, क्योंकि क्रेडिटर ने आपके भरोसे आपके कोई पर्टिकुलर चीज के जैसे पैसा दिया, तो उसका सबसे पहला इंटरेस्ट प्रोडक्ट किया जाएगा। तो जो भी उसके क्रेडिटर है और जो कंट्रीब्यूटर है सोसाइटी का, उनके बेसिस पे, उनके फेवर में ऑर्डर जाएगा। जो भी लिक्विडेशन में आ रहा है, द फर्स्ट जितना भी राइट है क्लेम करने का पैसा, उस पूरा जो भी एसेट वेसेट लेगा, बेचेगा, ऑक्शन करेगा, उधर से पैसा आएगा, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हु विल बी गिवन द मनी? ऑल द क्रेडिटर्स विल बी गिवन। कंपनी एक्ट में भी वही है, वहां पे भी सेम है, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स करके वहां पे आता है एफसी। तो एफसी का सबसे ऊपर ना, जब भी कुछ भी कंपनी इंसॉल्वेंट या बैंकरप्सी में जाता है, जितना भी पैसा बैंकरप्सी के बाद पैसा आता है, वो प्रोसीडिंग होने के बाद सबसे पहला फाइनेंशियल क्रेडिटर्स। और फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कौन रहता है? जनरली बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रहता है, जो आपको पैसा दिया रहता है, लोन दिया रहता है। तो those people have to be first satisfied by realizing from the assets of the society। जो भी एसेट है आपका बेच के, जो भी करके ऑक्शन करके उसको पैसा देना। This is about 106. 107 is bar of suit in winding up and dissolution matters। अभी ये important है 107। ये क्या बोलता है? Save as expressly provided in the act, no civil court shall have take cognizance of any matter connected with winding up of the society। इसका मतलब क्या है? No civil court will take cognizance of matter connected with liquidation or winding up of the society। Civil court will not take cognizance। इसका मतलब क्या है? What does Will this not mean? entertain- जहाँ पे भी आप देखोगे ना, will not entertain any any disputes relating to this liquidation। liquidation। ये कभी भी कोई भी एक्ट में अगर ऐसा प्रोविजन आप देखते हो ना, उसका मतलब है कि उस एक्ट के अंदर जो अथॉरिटी डिफाइन किया हुआ है, उस अथॉरिटी को छोड़ के आप दूसरा अथॉरिटी के पास जाओगे तो आपका कंप्लेंट डिसमिस हो जाएगा। अगर सपोज आपको सोसाइटी लिक्विडेट करना है, वाइंडिंग अप करना है, आपने सोचा नहीं मैं रजिस्ट्रार के पास नहीं जाऊंगा, अथॉरिटी कौन है? रजिस्ट्रार। आप बोलेंगे रजिस्ट्रार के पास नहीं जाऊंगा, मैं सिटी सिविल कोर्ट में जाऊंगा, क्योंकि प्रॉपर्टी का कुछ मैटर इन्वॉल्व है, क्रेडिटर डेटर है, या तो फिर कमर्शियल सूट डालता हूं। आप जाओगे सिटी सिविल कोर्ट में, सूट डालोगे तो शुरू में ही बोलेगा जुरिसडिक्शन नहीं है, रिजेक्टेड। तो इसके लिए ये पॉइंट लिखा है, नो कोर्ट, सिविल कोर्ट will entertain disputes regarding liquidation of a society because it has to go as per the act, it has to go only to the registrar। Nobody else can entertain your complaint, provided that where the winding up of order is cancelled, the provision of this section shall cease to operate so far as the liability of the society and the members thereof to be sued is concerned, but they shall continue to apply to the person who acts as a liquidator। देखिए कुछ भी हो जाए, एक बार लिक्विडेटर आपका अपॉइंट हो गया, जैसा मैंने बताया, वही आपको करता चलता है। आपको अगर कोई भी सोसाइटी का फेवर में आया, अगेंस्ट में आया, डिसमिस हुआ, अपील डिसमिस हुआ, जो भी करेंगे उसके बाद लिक्विडेटर अपॉइंट होने के बाद आपको परमिशन लिक्विडेटर से लेना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। अगर आपको किसी को भी अथॉरिटी या कुछ भी करना है, बैंक को अप्रोच करना है, कुछ पैसा है तो आपको प्रीपे करना है, या आधा लोन आपको चुकाना है, कुछ भी करना है, कौन करेगा? लिक्विडेटर करेगा, आप डायरेक्टली नहीं कर सकते। Once liquidator is appointed, he is the person who is in charge। अभी 108 talks about the audit of the liquidated society। liquidate होने के बाद में भी audit जरूरी है। audit will always remain। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मेरा liquidate हो गया तो मेरा कोई audit ही नहीं, ऐसा नहीं है। audit होने के बाद भी liquidator auditor appoint करेगा, liquidator auditor appoint करेगा, और जैसा जैसा जो day to day functioning है नहीं है, बट कुछ ना कुछ तो चलता रहेगा ना। बैंक से पैसा लिया तो इंटरेस्ट कटेगा, किसी को पैसा देना है तो उसको दिया तो वो कटेगा। तो ऑल दिस थिंग्स हैव टू बी ऑडिटेड। पैसा का लिक्विडेटर के हाथ में जाने की बात नहीं, लिक्विडेटर भी सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं वो कौन देखे? ऑडिटर हैज टू सी। So 108 talks about auditor being appointed for a liquidated society, and it has also need to be done as per the rules and regulations। Termination of liquidation procedure 109। वाइंडिंग अप, अगर सब कुछ खत्म हो गया, एसेट्स पूरा बेच दिया, कुछ भी अभी सोसाइटी के पास नहीं है, एंटायर प्रोसीडिंग्स आर ओवर, देन एट दैट पॉइंट इन टाइम इट विल बी डिक्लेयर्ड बाय द लिक्विडेटर दैट मेरा काम हो गया, ये बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस जो भी बनाना है ऑडिटर के हिसाब से बनेगा,
रजिस्टर के पास सबमिट हो जाएगा, देन द एंटायर लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स विल कम टू एन एंड। उसके बाद ना कोई किसी का क्लेम रहेगा, ना किसी का डेबिट है, कोई क्रेडिट है, कुछ नहीं, वंस एंड फॉर ऑल, क्योंकि ऑलरेडी नोटिस दे के सबको बुलाया गया है। आप नहीं आए लेने के लिए पैसा, या आपका कुछ क्लेम आपका रह गया, आप छोड़ दिए, तो इट विल बी डीम्ड दैट आपने माफ कर दिया, आपको नहीं चाहिए पैसा। तो आफ्टर द लिक्विडेशन इज कंप्लीटेड यू विल नॉट बी एंटरटेन, आपका आगे उससे आगे कुछ आप कर नहीं सकते। और सपोज ऐसा भी एक सिचुएशन आ सकता है 1010 1110 क्या बोलता है 110 डिस्पोजल ऑफ सरप्लस एसेट्स। ऐसा नहीं है जरूरी कि लिक्विडेशन होने के बाद मैं हर समय जीरो ही होगा। ऐसा भी कभी कभी चमत्कार हो सकता है कि तुम्हारा कोई पुराना बैड डेट्स था 5 से 8 साल 10 साल के पहले, वो पैसा नहीं आया बोल के आज के दिन में लिक्विडेट करना पड़ रहा है। बट कोई ऐसा एक सिचुएशन आ सकता है कि वो पैसा आपको आया आज के दिन, आपका 2 करोड़ का डेबिट था, बट आपका 6 करोड़ बाहर से आना था, वो अचानक से आ गया, बट आपको 2 करोड़ ही मार्केट में चुकाना है, तो 4 करोड़ आपके पास बचेगा। वो 4 करोड़ जो बचेगा वो कैसा डिस्पोज ऑफ करना चाहिए लोगों के बीच में, दैट इज ओनली स्पोकन अबाउट। ये ऑडिट का विषय है, मैं इसमें ज्यादा अंदर नहीं जाता हूँ। इतना याद रखना कि ये सब कुछ चीज लिक्विडेशन में हो सकता है, लिक्विडेट, अपॉइंटमेंट, अपील, ऑडिट, रिवर्सल, सरप्लस, एवरीथिंग कैन हैपन। और सोसाइटी को वापस सब कुछ ठीक होने के बाद रीइंस्टेट भी हो सकता है। ये सोसाइटी लिक्विडेट नहीं हुआ है, नाउ इट इज अगेन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, नाम से वापस आके इसको इट कैन मूव स्मूथली, जैसा पहले चल रहा था वैसे चला भी सकता। तो दिस इज व्हाट इज ऑल अबाउट लिक्विडेशन। जैसा मैं भी वही बोला शुरू में कि हमको इतना वी मे नॉट फेस सच अ सिचुएशन, तो अपन ज़्यादा इसके अंदर डिस्कशन नहीं करेंगे, विल गो अहेड। अभी इसके बाद में इफ यू सी 154B पीछे के सेक्शंस हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, तो जो हमारे लिए है वही मैं अभी लूँगा। गो टू 154B, 102 to 110 होने के बाद सीधा 145 to 148 है, बीच का सब सेक्शन हमारे लिए नहीं है, वो सब बैंक के लिए और कोऑपरेटिव बाकी के सोसाइटीज के लिए है। तो विल गो डायरेक्टली टू 110 145 सॉरी 145। अब बुक नहीं है ना किसी के पास? नहीं, सब इधर गूगल से देख रहे हैं। 146 में जाएंगे। 145 प्रोहिबिशन ऑफ यूज ऑफ वर्ड कोऑपरेटिव, वो उतना ये नहीं है। ऑफेंसेस 146 ऑफेंसेस 454 454 थोड़ा बोरिंग है ना, बहुत बोरिंग। प्रैक्टिकली सर ये पहले से बोरिंग था, प्रैक्टिकली ये नहीं हो पहला दिन से जीडीसी में भी बोरिंग है, मैं मानता थोड़ा हूँ। सा बोरिंग मतलब because it is not related to day to day work, so yeah बहुत बोरिंग थोड़ा सा ये होता है, कम से कम 6-7 लोग सो रहे हैं। कम बोला क्या आप लोग बोले तो सभी सो रहे हैं क्या? 6-7 गिनती नहीं आती, हाँ? गिनती नहीं आती। नॉलेज लेना जरूरी है, प्रैक्टिकल डे टू डे वर्क में ये पॉसिबल नहीं है सर। कल से मेजॉरिटी हो गया ना, तो अभी ज़्यादा आज से मेजॉरिटी सब हो गया। Absolute majority. It is called as absolute majority. Absolute majority मतलब क्या? What is meant by absolute majority? 2/3. Simple majority मतलब more than 50%. Absolute majority मतलब But absolute majority is by only one party, not by three parties who are aligning private. It doesn't matter. हाँ, नहीं। absolute majority मतलब क्या फिर? क्या एक उसका ही पार्टी को definition एक ही पार्टी को single two-third majority। हाँ, लेकिन 3 पार्टी मिलके अगर होता है तो उसका absolute तो अभी absolute है कि नहीं बीजेपी के पास? नहीं है। कितना होना चाहिए absolute के? प्रैक्टिकली नहीं है, लेकिन टेक्निकली है। क्योंकि बीजेपी का बाकी दोनों को छोड़ के अकेला में है क्या? वही क्वेश्चन है। अकेला नहीं है, अकेली पार्टी नहीं नहीं, तो प्रैक्टिकली नो। देखिए हमारा इंडियन पॉलिटिक्स में 2 तरीके के कॉल आउट होता है, 2 कॉल आउट्स आते हैं। वन इज द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और दूसरा इज द पार्टी विच इज इन मेजॉरिटी। तो ऑलवेज either the governor or the president will always invite the single largest party first to form the government। उसके पास उसके माइंड में ताकत होना चाहिए, उसको लगना चाहिए कि हाँ मैं अकेले में फॉर्म कर सकता हूँ, उसके लिए दैट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी इज रिक्वायर्ड।
288 का मोर देन 50% सिंगल पार्टी के पास रहता है ना, तो इट इज Absolutely you can manage. मेरा कोई coalition partner नहीं भी आया या मेरे को outside support नहीं भी मिला, तो भी मैं manage कर सकता हूँ सोसाइटी अपना फ्लोर को. वैसा that is called as absolutely I have the power. Absolutely power is there. 2/3 नहीं है. 2/3 is not absolute majority. Absolute majority means even if there is any kind of opposition, I can single-handedly manage. तो वो आज के दिन में नहीं है. वो 130 मिला ना, 130 10-12 सीट कम है, वो 10-12 सीट और मिलता तो हो जाएगा। नहीं चला जाएगा ना सर, ठीक है सर, बट आज के दिन में बीजेपी के इसमें जीत के नहीं आएगा, इसके लिए पार्टी सिंबल, पार्टी पॉलिटिक्स हमारे इधर चलता है, तो पार्टी पॉलिटिक्स में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी क्यों बोलते हैं? इट इज नॉट डिफेक्ट करके मैंने खड़ा रहा और सिंगल वो सैफरन इसमें लोटस का 130 है, 134 वो लोटस नहीं तो गिना जाएगा, उसके आगे नहीं गिना जाएगा, तो इट हैज टू बी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी व्हिच इज नॉट दैट. तो कोएलिशन इसको मतलब कल जाके अगर बाकी सब लोग अगेंस्ट हो गया बीजेपी का, तो रेजोल्यूशन पास नहीं कर सकता वो, क्योंकि उसके पास मेजॉरिटी नहीं है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. आई एम ट्राइंग टू मेक दैट. लेकिन इतना भी है कि अगर दोनों मस्ती करेगा तो बाकी को नहीं दोनों तीनों छोड़ दो आप. मैं महाराष्ट्र के बारे में शिवसेना यूनिटी वो सब बातें नहीं कर रहा हूँ, जनरल टर्म्स में बोल रहा हूँ. सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इज द पार्टी व्हिच ऑन इट्स ओन गेट्स 50%. ऐसा समझ. Sir, in 2019 BJP was having easy victory in the center, so that was largest party, single absolute majority. absolutely कि कुछ भी बिल पास करना है, कुछ भी हो जाए, देखो दूसरा एमपी वोट करे या नहीं करे, मैं अपने खुद के बल पे रेजोल्यूशन या बिल पास कर सकता हूँ. उसको absolute majority which is कल नहीं हुआ, मुश्किल है. सब इधर भी आज के दिन में लास्ट 20-25 इयर्स से पहले जब कांग्रेस को मिलता था हर समय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलता था. पहले इंदिरा गांधी के टाइम ले लीजिए, राजीव गांधी के टाइम ले लीजिए, ऑलवेज इट वाज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. आज के दिन वो कोएलिशन ही का जमाना है, तो इतना भी आना बहुत मुश्किल है. वो भी हमारा खुद का स्टेट नहीं होते हुए आना, इट इज वेरी रियली कमेंडेबल अचीव. अभी पार्टीज भी इतनी हो गई है, पहले हार्डली देयर यूज्ड टू बी पार्टीज, एग्जैक्टली. नाउ इट्स बिकम लाइक वो जिसका पार्टीज इंक्रीज होता है तो वोट भी बढ़ता है ना, तो उसके वजह से सिंपल मेजॉरिटी ही मिल पाता है. एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बहुत मुश्किल है, यू कैन नॉट ऑलवेज गेट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. वोट बढ़ता भी है ना, बहुत अलग-अलग लोगों से बढ़ता है. कल वो इधर का कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीता, वो क्यों जीता ऐसा बोलता है लोग, बिकॉज़ राज ठाकरे का कैंडिडेट खड़ा था, इसके वजह से आदित्य कुड विन. इफ राज ठाकरे वुडंट हैव कंटेस्टेड देन देवरा वुड हैव वन, क्योंकि स्विच ऐसे ही हुआ लास्ट तक. ऐसी स्विच 1500-1200 वोट से जीतता है. I think last 2 or 3 rounds इधर उधर वोट चल रहा. एनीवेज थोड़ा नींद जगाने के लिए किया. आपको क्या लगा ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है ना, चाहे कॉफी बोल के आपका स्ट्रॉन्ग साइड सर मेजॉरिटी तो एकदम सर इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो गया, हां इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो गया. इसके लिए मैं बोला ये तो सो रहा है ना सर. बीच में ये लेके आओ. ठीक है, चलिए अभी ऑफेंसेस देखिए. डिस्प्यूट एक अलग चीज होता है, डिस्प्यूट एक अलग चीज होता है, ऑफेंस एक अलग चीज होता है. तो ऑफेंसेस आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सम वे और अदर इट इज अ काइंड ऑफ अ क्रिमिनल एक्टिविटी. डिस्प्यूट बोलेगा तो इट मे और इट मे नॉट बी अ क्रिमिनल एक्टिविटी. कंप्लेंट अगर आप बोलते हैं इट मे और इट मे नॉट बी अ क्रिमिनल एक्टिविटी. पिटीशन बोलते हैं इट मे और मे नॉट. बट एक बार आप उसको ऑफेंस बोल दिया ना, तो इट इज मोर और लेस इट इज ऑलवेज काइंड ऑफ अ क्रिमिनल एक्टिविटी ओनली. मतलब आप पीठ पीछे करना या किसी को फंसा के करना या चोरी चकारा करना, दैट इज मोस्टली कॉल्ड एज ऑफेंसेस. एंड पहले हमारा वो ऑफेंसेस पूरा पिनल कोड में आता था, आईपीसी. अभी वो बीएनएस आ गया ना, पहले आईपीसी. तो उसके हिसाब से ऑफेंसेस हर समय गिना जाता है. Dispute we can say between so and so, but
ऑफेंस का देखिए dispute is between so and so, but generally dispute word जब आता है ना तो it is not, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ कि किसके बीच में होना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ कि एक बार dispute करके word आया, it may not be always a criminal offense, but offense करके आया ना, it is more or less all most of the times it is a criminal offense. अभी criminal offense में आप सोचोगे कि मैं murder किया, rape किया तो ये criminal offense, ऐसा नहीं है, वो भी आप समझ लीजिए कि क्रिमिनल में बहुत सारे और भी चीजें हैं. आप सोचेंगे कि सोसाइटी का और हमारा हाउसिंग सोसाइटी का और ऑफेंसेस का क्या रिलेशन है ही नहीं कुछ. हमने 91 में देखा डिस्प्यूट है, 91 में डिस्प्यूट, इफ देयर इज अ डिस्प्यूट व्हिच अराइजेस, शुरू में देखा ना 91 क्या है, बस नंबर नहीं है. व्हाट इज 91? 91 क्या है? हाँ, लकी नंबर है. हाँ, डिस्प्यूट्स 91 क्या है? कोऑपरेटिव कोड. भूल गए हम लोग सब. 91 इस सेक्शन जहाँ पे रजिस्ट्रार के पास जो कंप्लेंट्स नहीं जा सकता है वो डिस्प्यूट करके गिना जाएगा और 91 के अंदर कोऑपरेटिव कोर्ट में फाइल करना पड़ेगा ऐसा डिस्प्यूट. भूल गए? और क्या क्या था डिस्प्यूट्स के अंदर, ये आपके लिए बहुत जरूरी है. अगर आप कोई सोसाइटी में अगर इन्वॉल्व होते हो तो आप ये रिकवरी का मैटर को लेके वहां पे जाओगे, मेंबरशिप का मैटर को लेके कोऑपरेटिव कोर्ट में जाओगे, 1 साल 2 साल लड़ोगे, वो डिसमिस होके आ जाएगा आउट ऑफ ज्यूरिसडिक्शन, फिर आपको भी नौकरी से निकाल देगा. ये इंपॉर्टेंट है, आपको मालूम होना चाहिए कौन सा प्रॉब्लम या कौन सा इश्यूज किधर जाना चाहिए. Any member who is rejected from membership. मेंबरशिप का आपका पास कोऑपरेटिव कोर्ट में नहीं जाएगा, रजिस्ट्रार में जाएगा. 91 में क्या क्या आता है डिस्प्यूट में, लिखा है वहां पे, डिस्प्यूट बिटवीन मेंबर एंड सोसाइटी और बिटवीन 2 मेंबर्स और इफ इट इज अ इलेक्शन. भूल गया लगता है सब लोग. ये सब है 91 के अंदर, ध्यान रखना पड़ेगा. नहीं भी याद है तो एटलीस्ट आपको फट से देखने के लिए होना चाहिए. कभी भी कुछ लोग कोई सब्जेक्ट पढ़ता है ना तो ऐसा बहुत मुश्किल है कि हर एक सेक्शन और सेक्शन के अंदर क्या लिखा है याद नहीं रख सकते, बट एटलीस्ट हमको इतना वो सब्जेक्ट के ऊपर ग्रिप होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर सेक्शन में कुछ बोलता हूँ तो पर्टिकुलर कौन से सेक्शन के अंदर मिलेगा देख के बताने के लिए एटलीस्ट हमारे पास होना चाहिए. पॉइंटर मुझे आई एम नॉट क्लेमिंग मेरे को सब कुछ आता है, नो नॉट एट ऑल, कभी भी नहीं आएगा, बट एटलीस्ट आप बोलोगे 83 में क्या है तो आपको मालूम. अच्छा 83 क्या था, हाँ शायद कुछ तो ऑडिट से रिलेटेड है. 81 से 90 ऑडिट था, ऑडिट और इंक्वायरी रिलेटेड मैटर, तो मैं शायद उसी से कुछ रिलेटेड रहेगा. तो फटाफट आपको जाना चाहिए, मालूम होना चाहिए क्या है इंक्वायरी, इमीडिएटली होना चाहिए इतना यू शुड नो. 91 क्या है और 91 कुछ तो डिस्प्यूट रिलेटेड है. तो डिस्प्यूट मतलब क्या है, रजिस्ट्रार के पास नहीं जाएगा, कोऑपरेटिव कोर्ट में जाएगा. तो क्या क्या जा सकता है इतना याद रखना पड़ेगा. You cannot remember all the things. 154(b)(29) क्या है? रिकॉर्ड. कैसा मालूम पड़ा अभी? वो एकदम हाँ, सब लोग के मन में बैठ गया. रिकवरी बैठ गया. हाँ, अमेरिका और पहला 101 जैसा बैठा था, अभी 29 बैठ गया. इसके लिए तो एटलीस्ट सम मोर इम्पोर्टेंट सेक्शंस आपको ध्यान रखना पड़ेगा. थोड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा. कोरिलेट हो गया. हाँ, तो some sections at least take 10 15 18 sections which are more important जो रोज डे टू डे यूज में होने वाला आपका, उसमें आपको याद रखना पड़ेगा. अभी मैं इसका खासियत बताता हूँ. 146 का खासियत क्या है. देखिए आप रजिस्ट्रार के पास जाओगे, आप कोऑपरेटिव कोर्ट में जाओगे तो ज्यादातर वहाँ का जो आपको ऑर्डर या पनिशमेंट या जो भी मिलता है ना वो उतना सीवियर नहीं होता, बट इसके ऑफेंसेस में अगर पकड़ा जाता है कोई आदमी तो इसका सीवियर हो सकता है. इसमें मैटर दूसरा कोर्ट में भी जा सकता है बाद में, या फिर थोड़ा इसको पलट के थोड़ा इसको बराबर से मसाला मिर्ची लगा के दूसरा भी तरीके से किया जाता है. तो 146 बहुत सारे लोग यूज करते हैं. 146 ऑफेंस का जो सेक्शन है बहुत सारे लोग मेंबर या कमेटी के अगेंस्ट में या किसी के अगेंस्ट जेन्युइनली, मतलब तंग करने के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ मैं, जेन्युइनली अगर किसी ने कुछ ऑफेंस कमिट किया तो यू कैन मेक यूज ऑफ दिस सेक्शन. इसके लिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है 146. we have to go through these provisions. क्या क्या 146 में लिखा है. आप लोग अगर मोबाइल है तो आप थोड़ा ओपन कर लीजिए, चैट जीपीटी या गूगल में रहेगा तो थोड़ा आप ओपन करेंगे तो थोड़ा देखेंगे तो थोड़ा समझेगा.
member of the society who transfers the interest of the property unknowingly or acquires unknowingly without informing others, ये criminal act हुआ. प्रॉपर्टी ही बेच दिया, मैं चेयरमैन हूँ आज के दिन या सेक्रेटरी हूँ, मैंने किसी को बुलाया, बोला प्रॉपर्टी तो सोसाइटी के नाम से बेच दो, एग्रीमेंट फॉर सेल करो और बना दो, रजिस्टर करके प्रॉपर्टी बेच दो, मैं ऑथराइज हूँ. देखो सेक्रेटरी है, मेरा अपॉइंटमेंट है, मेरा इलेक्शन में मैं जीत के आया, मेरे पे बैंक में मेरा साइन होता है, बैंक से मैं पैसा निकाल सकता हूँ, देखो मेरा सिग्नेचर से बैंक मेरे को पैसा देता है, मतलब मैं सिग्नेटरी हूँ या नहीं हूँ, तो बोलेगा हाँ आप सिग्नेटरी हो, तो मेरे को ये भी अथॉरिटी है, मैं बेच सकता हूँ सोसाइटी का प्रॉपर्टी, ले लो आप. बोले हाँ ठीक है, एग्रीमेंट फॉर सेल बनाया, साइन किया, बेच दिया, दैट इज एन ऑफेंस अंडर 146. सो इट इज अ ऑफेंस, इट इज नॉट अ डिस्प्यूट, इट इज अ ऑफेंस. डिस्प्यूट मतलब ओनली लिमिटेड टू 1 2 3 4 पॉइंट्स. ऑफेंस में क्या क्या आता है वो समझेंगे. An employee, director, manager, secretary, agent, etc. cost sufficient without any sufficient cost fails to pay a cooperative society amount deducted by him from his employee within a period of 14 days from the date on which such deduction is made, and also any person who employer who without sufficient cause fails to comply with subsection 2 of section 49. अभी section 49 क्या है? Let us go to section 49. सेक्शन 49 हमारे लिए है क्या, पहला वो देखना पड़ेगा. लेट अस फर्स्ट सी whether 150 के और 4 के अंदर सेक्शन 49 है क्या. अगर नहीं है तो वी आर नॉट सपोज्ड टू गो. इट इज नॉट देयर, नॉट देयर. तो 49 में जाने की जरूरत नहीं है. तो दिस सबसेक्शन 2 इज नॉट एप्लीकेबल टू अस. बी, ये सब देखना पड़ेगा आपको. आप जाके सोसाइटी में है, बैठे हैं और ऐसा वाला सेक्शन के ऊपर रिले करोगे जो हमारे लिए एप्लीकेबल ही नहीं है. आप पेटिशन डालोगे, नंबर डालोगे, आपको लगेगा बहुत मस्त बनाया मैंने, सेक्शन वगैरह कोट किया, सब अच्छे से, बहुत अच्छे से बना है. वहां पे जाएगा वो बोलेगा तुम्हारे लिए तो ये एप्लीकेबल ही नहीं है, उठा के फेंक दे. फिर 6 महीने गया. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. जब भी आप कुछ भी सेक्शन देखते हो तो आज के दिन में ये तो हमारे को मेमोराइज करना मुश्किल है. तो यू कैन हैव टू रेफर एवरी टाइम whenever you go to a particular section whether that section is applicable for housing society. मैं बार-बार रिपीट करता हूँ, अभी भी आज रिपीट किया मैंने कि अभी इसमें ये बोलता है 49 हमारे लिए नहीं है. तो डोंट रीड 146B because that is not applicable to us. Fails to invest fund. Committee, if the committee fails to invest fund, जनरल बॉडी मीटिंग में रेजोल्यूशन पास किया, उसके बाद बोला कि 1 करोड़ रुपया आप इन्वेस्ट कर दो, ये बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दो. तो उसने बोला ठीक है कर दे, और बैंक से पैसा निकाल के बॉन्ड में नहीं डाला, हमारे पॉकेट में डाला. तो दैट इज इट्स एन ऑफेंस. इट्स एन ऑफेंस व्हिच इज डिफेंडिंग. तो फेल टू इन्वेस्ट फंड्स इज आल्सो एन ऑफेंस. तो यू कैन नॉट, दैट विल बी कैटेगराइज्ड एज एन ऑफेंस ओनली. आप बोलोगे नहीं वो चोरी है, चोरी है तो रॉबरी है, जो भी आप बताओगे उसको, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के अंदर आएगा या प्रोसीजर के अंदर आएगा, उसको आपको देना पड़ेगा. आईपीसी के अंदर आएगा या बीएनएस के अंदर आएगा, इसको कोई ना कोई उसके साथ में रिलेट करके ऑफेंस हो जाएगा. A person collecting share money of the society and does not deposit in the bank. पैसा लिया सबसे शेयर मनी और डाला ही नहीं, चोरी है, अगेन चोरी, misappropriation. Any person collecting share money from the society makes use of the fund for conducting his own business. सेक्रेटरी ने पैसा ले लिया और अपना दुकान चला रहा है, पैसा सोसाइटी में डाला ही नहीं, दिस इज आल्सो एन ऑफेंस. तो क्यों मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ छोटे छोटे चीजें आपको, क्योंकि ऐसा बहुत सारा सोसाइटी में होता है. बट हम लोग क्या करते हैं उस समय पे हम लोग जाके रजिस्ट्रार के पास जाता है, भले इसमें थोड़ा रजिस्ट्रार के पास भी जाने का है प्रोविजन, बट हम लोग उसके अगेंस्ट में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी चला सकते हैं. मेरा बोलने का मतलब है कि नॉट ऑलवेज दैट एमसीएस एक्ट के अंदर ये प्रोविजन दिया है 146 ऑफेंस का, इसको यूज करके यू कैन आल्सो रेज अ कंप्लेंट विद द पुलिस सो दैट इट बिकम्स अ क्रिमिनल ऑफेंस. अगर आपका एफआईआर हो गया लॉन्च, देन इट बिकम्स अ ऑफेंस, क्रिमिनल ऑफेंस आपका यहाँ पे हो जाएगा. तो आप हर समय नॉट नेसेसरी दैट आपको रजिस्ट्रार के पास ही जाना है या फिर कोऑपरेटिव कोर्ट के अंदर ही जाना है. इफ यू फील कुछ मेजरली कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो यू कैन मेक यूज ऑफ दिस सेक्शन एंड क्रिमिनल आप उसके अगेंस्ट में एक्शन भी ले सकते हो एज एन ऑफेंस. Can manager file the complaint or he or she has to? Anybody can file a complaint. Once Any person. once FIR lodged,
तो वापस ले सकते कि नहीं, No. छूट गया? एफआईआर लॉन्च होने तक पुलिस के हाथ में अथॉरिटी है कि एफआईआर लॉन्च करना है कि नहीं करना है। और एक बार एफआईआर लॉन्च हो गया फिर पुलिस के हाथ से निकल गया, फिर वो कोर्ट के पास ही है। हाँ, और वो भी अगर आपको एफआईआर को क्वाश करना है, देखिए एफआईआर क्रिमिनल ऑफेंस में जाता है मजिस्ट्रेट के पास, जैसे जैसे ऑफेंस है या तो मजिस्ट्रेट के पास जाएगा या तो फिर आपका हायर अथॉरिटी के पास जाएगा। नेक्स्ट एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होता है सिटीज में, High court. उसमें उसके बाद में देयर इज अ सेकंड लेवल अपील Okay. which goes to the sessions court. पहला मजिस्ट्रेट कोर्ट है, उसके बाद सेशंस कोर्ट है, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस इट इज। some offenses directly go to the High court. which is sessions court. some heinous crimes go to sessions court. कोई मजिस्ट्रेट के पास जाता है, सीएमएम कोर्ट बोलता है, एमएम कोर्ट बोलता है। जैसा अगर आप वेस्टर्न में रहते हो तो एक निर्दोषी में है, एक बोरीवली में है, एक अंधेरी में है, ये सब सेशन मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स, एक गोयवाड़ा में है इधर सामने। तो इधर जाएगा, उसके बाद ट्रायल चलेगा, या तो आपको एफआईआर को क्वाश करना है तो आपको हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा और कोई कोर्ट की अथॉरिटी नहीं है क्वाश करना। एफआईआर बनने एक बार एफआईआर रजिस्टर होने के बाद उसको हटाना मुश्किल है। तो आपको एफआईआर अगर लगता है कि नहीं होना चाहिए तो उसको पुलिस स्टेशन के लेवल पे ही आपको रुकाना पड़ेगा, क्योंकि एफआईआर होने के बाद में पुलिस के पास भी कोई अथॉरिटी नहीं रहता है, प्लस एक ही है उसके पास ऑप्शन इन्वेस्टिगेट करना है। तो कुछ मतलब जब एफआईआर फाइल होता है फर्स्ट टाइम, एफआईआर फाइल होने के बाद में नेक्स्ट स्टेज उसका है रिपोर्ट फाइल करना, चार्जशीट बोलते हैं। तो एफआईआर से लेके चार्जशीट के बीच में पुलिस सिर्फ वो एफआईआर के अंदर जो लिखा है उसमें बराबर है क्या कंप्लेंट दिया करके वो उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा, जो भी इन्वॉल्व है लोग उसमें दोनों पार्टी का, एंड ही विल फाइल चार्जशीट विद whom मेट्रोपॉलिटन कोर्ट। अगर मेट्रोपॉलिटन का जुरिस्डिक्शन है तो मेट्रोपॉलिटन में जाएगा, सेशंस के तो सेशंस में जाएगा। उसका काम उतना ही है, वो वापस नहीं ले सकता एफआईआर, उसके पास अधिकार नहीं है एफआईआर लेने का, वापस करने। एफआईआर हो गया तो हो गया। फिर एक तो जिस पे एफआईआर चार्ज हुआ ही विल कंटेस्ट एंड अदर इज पुलिस विल कंटेस्ट कि स्टेट विल कंटेस्ट। ऑब्वियसली इसके अगेंस्ट में हुआ है, विक्टिम जो है वो भी रहेगा साथ में, बट पार्टी जो है वो स्टेट रहता है। अगर वॉशिंग में जाना भी है तो स्टेट को पार्टी बनाना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस ने आपके अगेंस्ट में एफआईआर फाइल किया ना, तो पुलिस नहीं फाइल करना चाहिए करके पुलिस को हम पार्टी बनाना। तो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ऐसा है, the police inspector of Dadar police station, state of Maharashtra for police inspector Dadar police station, वैसा तो स्टेट ही लड़ेगा क्रिमिनल ऑफेंस में। why it is called as criminal offense, why सिविल और क्रिमिनल में क्या फर्क है? लैंड कनेक्टेड, सिविल में पैसा प्रॉपर्टी, सिविल इज द प्रॉपर्टी मैटर, प्रॉपर्टी प्राइवेट जो ऑफेंसेस रहता है, प्राइवेट जो प्रॉब्लम्स रहता है, दोस आर ऑल सिविल, एंड जो क्रिमिनल एट लार्ज इफेक्ट होता है, दोस आर ऑल जनरल टर्म्स में एट लार्ज, पब्लिक एट लार्ज जहां पे इफेक्ट होता है, दोस आर ऑल क्रिमिनल। जनरल डेफिनेशन, प्राइवेट इज सिविल, पब्लिक इज क्रिमिनल। तो जो भी पब्लिक एट लार्ज इफेक्ट होता है, हमको लगता होगा अरे ये तो खून किया, उसको सामने वाले को क्या इफेक्ट होता है? नहीं, इफेक्ट होता है, एक खून होता है तो पब्लिक एट लार्ज इफेक्ट होता है, तो इसके लिए वो क्रिमिनल ऑफेंस, वो सिविल ऑफेंस नहीं है। बोलेगा मैंने इसको खून किया, चलो उसका भाई बहन के पास जाके मांडोली कर लेगा और खत्म कर देगा, ऐसा नहीं होता। बट सिविल में हो सकता है, अगर डिस्प्यूट है, दोनों पार्टी बैठता है, उसका मीडिएशन या जो भी होता है उसके बाद में मैटर रिजॉल्व हो सकता है। बट क्रिमिनल में मैटर को मांडोली करके रिजॉल्व करना इतना आसान नहीं है। आजकल वो भी होता है बहुत सारे टाइम पे, बट हर क्रिमिनल ऑफेंस में नहीं होता। तो पब्लिक एंड प्राइवेट, दैट इज द डिफरेंस। प्राइवेट ऑफेंसेस आर सिविल ऑफ नेचर, मोर ऑफ सिविल नेचर, एंड पब्लिक एट लार्ज इफेक्ट होता है, दैट इज क्रिमिनल ऑफेंस। Sir, what will happen to the complainant in this case? Suppose जो FIR अगर by any chance, suppose a manager is putting up a complaint against the treasurer or the secretary, in that case, what will be the role of the complainant then thereafter? बस कंप्लेंट करेगा ना, उसका बस उसके बाद कुछ नहीं, उसका उधर ही खत्म हो गया ना, पुलिस विल टेक ओवर द इन्वेस्टिगेशन। ओके। वही बोला मैंने, कंप्लेनेंट दो टाइप का कंप्लेनेंट हो सकता है, या तो वो विक्टिम है या तो ही इज अ कंप्लेनेंट, जनरल जस्ट अ कंप्लेनेंट। ही कैन आल्सो बी अ विक्टिम इन क्रिमिनल।
और यू कैन जस्ट बी अ कंप्लेनेंट। जैसा अभी एक लड़की का रेप होता है, वो खुद भी जाके कर सकती है, उसका डैडी मम्मी भी जाके कर सकती है, मेरा बच्चे का ऐसा हुआ तो इधर वेज। तो उसका जो कंप्लेनेंट है उसका रोल उतना ही है कंप्लेंट देने का, और जो भी उसका स्टेटमेंट है वो ले लेंगे। देन डिफेंड करे, वो डिसाइड करेगा कि इसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस है या कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है। कॉग्निजेबल मतलब दखल पात्र और दखल पात्र। हाँ, दखल पात्र और दखल पात्र यानी कॉग्निजेबल मतलब दखल, यानी अगर कोई कंप्लेंट नहीं करेगा तो भी पुलिस वाले तो अरेस्ट जिसमें हो सकता है, अरेस्ट जिसमें होता है, those complaints are called as, those offenses are called as cognizable offenses। और जहाँ पे अरेस्ट नहीं हो सकता है वहाँ पे इट इज अ नॉन कॉग्निजेबल। अगर वो पर्टिकुलर ऑफेंस इज ऑफ अ कॉग्निजेबल नेचर देन ही एफआईआर बनेगा। अगर कॉग्निजेबल नहीं हो तो एफआईआर नहीं बन सकता, फिर वो एनसी बोलता है। एनसी बोला नॉर्मली हम लोग बोलते हैं एनसी फाइल क्या है, एनसी फाइल, एनसी मतलब क्या है, नॉन कॉग्निजेबल। एनसी मतलब जस्ट कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में, वो उसमें अरेस्ट नहीं होगा, अथॉरिटी पुलिस के पास नहीं है अरेस्ट करने का। तो कॉग्निजेबल के अंदर जो अरेस्ट के जितने भी प्रोविजंस है आईपीसी के अंदर, उसके अंदर अगर ऑफेंस है तो ही पुलिस अरेस्ट का या फिर एफआईआर फाइल करने का कर सकते हैं, नहीं तो एफआईआर नहीं फाइल होता। नॉन कॉग्निजेबल में एफआईआर नहीं फाइल होता, ओके, कॉग्निजेबल में एफआईआर फाइल। ठीक है, उतना हम लोग डिटेल में नहीं जाते क्रिमिनल के अंदर। आप खाली ऑफेंस के इसमें 146 में ऐसा हो सकता है, इतना समझ लीजिए कि अगर सच्ची में कोई सीरियस आपके एक्टिविटी सोसाइटी के अंदर हुआ है तो रजिस्ट्रार और कोऑपरेटिव कोर्ट को छोड़ के आपके पास पुलिस का भी आप दे सकते हैं। एंड एनी टाइम व्हेनेवर अ कंप्लेंट इज फाइल्ड, अगर वो पुलिस स्टेशन में आप जाते हो और लगता है कि आप पुलिस मेरा कंप्लेंट ले नहीं रहे, ये कॉग्निजेबल है फिर भी पुलिस नहीं ले रहे, तो आपके पास दूसरा एक ऑप्शन है डायरेक्टली मजिस्ट्रेट के पास जाने। एक 153 सेक्शन है आईपीसी का, तो डायरेक्टली आप जा सकते हो इसके पास, मजिस्ट्रेट के पास, ये कंप्लेंट लिख के या ये दरख्वास्त करके कि मैं पुलिस स्टेशन में गया था, इतना बड़ा सीरियस क्राइम हुआ है, बट वो पुलिस मेरा एफआईआर नहीं फाइल ले रहा है, तो इसके लिए मैं आपके पास आता हूँ, आप डायरेक्ट करो पुलिस को कि एफआईआर मेरा फाइल कर। वो प्राइवेट कंप्लेंट बोलते हैं। तो प्राइवेट कंप्लेंट कैन आल्सो बी फाइल्ड थ्रू अ मजिस्ट्रेट विद द पुलिस स्टेशन। डायरेक्शन वो देगा पुलिस को कि नहीं नहीं ऑफेंस है, इसमें है, देयर इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस व्हिच हैज बीन दिस वन कमिटेड, सो यू हैव टू फाइल एन एफआईआर। वो डायरेक्शन दिया तो पुलिस ना नहीं बोल सकती। एक बार जज के यहाँ से ऑर्डर आया मजिस्ट्रेट से, उसको एफआईआर फाइल करना पड़ेगा, फिर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। तो बहुत सारे पुलिस कभी-कभी जानबूझ के एफआईआर फाइल भी कर देता है और जानबूझ के एफआईआर फाइल भी नहीं करते, वो उनके ऊपर है। वो टाइम पे वो किंग है, राजा है। वो पुलिस एफआईआर का लेने तक के लिए वही सबसे बड़ा राजा है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ये मजिस्ट्रेट कौन से बोर्ड का? आपका जो एरिया का मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है वो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, बॉम्बे में मेट्रोपॉलिटन। ये पुलिस का डिसीजन रहेगा कि फाइल करता है कंप्लेंट का डिसीजन, एनसी करने का कि एफआईआर करने का? सपोज उसको एफआईआर नहीं करना, मेरा डिसीजन है, कंप्लेंट का डिसीजन है। देखिए आप जाके क्या उसको बोलते हो, आप जाके उसका खून हो गया, उसने चाकू मार दिया करके एनसी नहीं कर सकते, वो पुलिस ऑटोमेटिकली उसको कॉग्निजेबल में लेगा। सर थेफ्ट हुआ है तो? हाँ, थेफ्ट देखो छोटा मोटा थ्रेफ्ट को वो लोग जनरली नॉन कॉग्निजेबल में लेते हैं। अगर कोई डकैती हुआ बड़ा सा कि पूरा घर को रैंसैक कर दिया, आप बोलोगे मेरा वॉलेट चोरी हो गया, वो कॉग्निजेबल में नहीं लेते। बट आप बोलोगे मेरे घर पूरा डाका मार के तोड़ के अंदर चला गया तो कॉग्निजेबल होता है। वो डिपेंड होता है, वो प्रोविजन में बैठना चाहिए और दिखना चाहिए कि इसमें कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है, फिर ही एफआईआर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो सोसाइटी कैन इंटरफेयर इन दैट मैटर? यस वही इसके लिए है ना ऑफेंसेस का सेक्शन। तो आप में इसमें जाके आपको अगर सही में लगता है कि कोई ऐसा ऑफेंस हुआ है जो क्रिमिनल नेचर का है और आप पुलिस होना चाहिए उसका इंटरफेरेंस, तो आप ये सेक्शन का यूज करके पुलिस के पास जा सकते हैं। But is there to be any particular amount limit? Supposing I'm checking accounts and I see something has been done as a देखिए हेराफेरी अलग होता है और Mistakes crime अलग। करना अलग होता है। हेराफेरी मतलब मैं क्या बोलता हूँ, हेराफेरी नहीं बोलना चाहिए, गलती। हाँ, मिस्टेक्स। मैं करते समय जानबूझ के किया हुआ गलती और अनजाने में हुआ एरर एंड मिस्टेक, तो आप बोलोगे गलती हो गई ऑडिट में, इसको जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करो तो पुलिस ले जानी है। वो बोलेगा आपका ऑडिटर के पास जाओ, आपके पास दूसरा रेमेडी अवेलेबल। बट जानबूझ के किसी ने साइफन ऑफ किया, पैसा चोरी किया, जैसा अभी इसने बोला है, बहुत सारा लिखा है, चोरी चोरी किया और तो है ना, चोरी तो क्रिमिनल ऑफेंस है ना।
But any amount limit or no? ऐसा कुछ नहीं, that the police will decide. इसके लिए आईपीसी का एक सेक्शन अलग से क्रिमिनल वाले लॉयर को बुला के आप ले लीजिए, मैं क्रिमिनल लॉयर नहीं हूँ। हाँ सर, एक होना चाहिए, मतलब हाउ टू अवॉइड एंड इफ इट नेसेसरी देन हाउ टू टैकल, ऐसा होना चाहिए। हाँ, वो आप रावत सर से कॉन्टेक्ट करो। क्लास नया बैच शुरू करेंगे उसकी सोसाइटी ऑफिस। देखिए इसमें बेसिकली ऑफेंसेस में वही है 146 में इन्वॉल्व इन करप्ट प्रैक्टिसेस। अगर आप 146H1 देखोगे, अगर आप अभी आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे तो पूरा करप्ट ही है, पूरा करप्ट है अगर कमिटी। तो आप हर बार बोलेंगे रजिस्ट्रार के पास जाता हूँ, कंप्लेंट देता हूँ, अरे रजिस्ट्रार कुछ कर नहीं रहा है, वो तो लेके बैठा है, 3 बार बुलाया 4 बार बुलाया। तो आपको लगता है अगर सही में कुछ करप्ट एक्टिविटी है और उसकी वजह से सोसाइटी को सही में कुछ बड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप डायरेक्टली पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट कर सकते हो। बिल्कुल होना चाहिए। देखिए 146 आप अगर देखेंगे 146J देखोगे, any person willfully or without any reasonable excuse disobeys law written under or under section 81, 83, 88 वगैरह में करते समय the committee of the society or the officer or the member willfully neglects and refuses to do any act or to furnish any information required for the purpose of the act with the registrar, उसके लिए भी ऑफेंसेस में हो सकता है। अगर रजिस्ट्रार ने कुछ दिया और जानबूझ के अवॉइड कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अभी वो आ रहे थे मालूम है सर, वो वैशाली हमारे यहाँ पे आती थी, वो जो मैनेजर है वो सोसाइटी में, उनके एक सोसाइटी में क्या हुआ कि बुक्स इसमें हुआ अंदर रख दिया, घर के अंदर रख दिया। वो नहीं, उनका कोई दूसरा एक सोसाइटी था, उनका ही खुद का एक सोसाइटी था ना, तो उसमें रजिस्ट्रार का ऑर्डर था, इंस्पेक्शन हुआ, बुक सीज करो, जितने भी सोसाइटी के बुक्स है वो सीज करो। तो वो सीज करने के लिए जब आया तो उसने पूरा ऑफिस का ताला वाला डाल के उसके बाहर चला गया, आउट ऑफ टाउन। चैटमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर सब भाग गए, बोला हम रहेंगे ही नहीं तो कौन बुक देगा, चाबी हमारे पास है, देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। तो रजिस्ट्रार का ऑर्डर था, वो आया, वो आदमी वो जो सीज करने के लिए रिकॉर्ड ऑथराइज्ड ऑफिसर आया, तो हां एडमिनिस्ट्रेटर नहीं, वो अलग बात है, ऑथराइज्ड ऑफिसर एक आया बुक्स लेने के लिए, तो आई नहीं कोई, इधर देखा उधर देखा, फोन में तो नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ। वो बोला मैं नागपुर में, इधर उधर सब ऐसे ही बोलने लगा। फिर ऑथराइज्ड ऑफिसर बोला मैं क्या करूँ, अभी मैं कहाँ से तोड़, मैं तो तोड़ नहीं सकता हूँ। उस समय पे दे मेड यूज ऑफ दिस सेक्शन एंड वेंट टू द पुलिस स्टेशन। पुलिस ने कंप्लेंट फाइल किया, फिर पुलिस ने इसको समझ लिया, बोला अभी ठीक है आप चला जाएगा, बट रजिस्ट्रार का ऑर्डर है। देखिए ये 154BH में बोल रहा हूँ ना, J 146J, एनी पर्सन विलफुली रजिस्ट्रार का ऑर्डर देने के बाद में भी अगर कोई रिकॉर्ड देना है ऐसा नहीं करके भाग जाता है इधर उधर, तो उसको ये सेक्शन के अंदर ऑफेंस करके कैटेगराइज करके पुलिस का यूज कर सकता है। तो उन्होंने क्या किया, पुलिस में कंप्लेंट किया, बोला ये सोसाइटी का रिकॉर्ड अंदर है, भाग गया, रजिस्ट्रार का ऑर्डर है, ओबे नहीं कर। तो पुलिस वाला आए नेक्स्ट टाइम ऑथराइज्ड ऑफिस के साथ, पुलिस वाला आया, बोला अभी खुलो, तो तभी भी भाग गया दूसरी बार। दूसरी बार मालूम पड़ा, अंदर से इंफॉर्मेशन मिला उसको कि पुलिस आने वाला है, तो भाग गया हम लोग 2 घंटे पहले, तो चाबी लेके चला गया, नहीं दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने पूछा नहीं, पुलिस स्टेशन में उन्होंने बोला देने के लिए, अभी तक नहीं दिया नहीं। वो ठीक है, एक्शन वो उतना क्या सीरियसनेस नहीं मालूम ना। इधर क्या है, पुलिस के पास सिर्फ कंप्लेंट है कि ये लोग भाग गए और मेरे को रिकॉर्ड नहीं दे रहे, बट पुलिस के पास ये कंप्लेंट नहीं गया कि उसने 2 करोड़ का उधर से चोरी किया, वो गया होता तो अलग एक्शन हो। वो रिपोर्ट क्या प्रिपेयर होता है, उसके पास कंप्लेंट किया जाता है, उसके हिसाब से उसका एक्शन होगा। वो ये नहीं बोलेगा, नहीं तो बोले सोसाइटी का इंटरनल मैटर है, आप जानो, आपको सोसाइटी रजिस्ट्रार जानो, मैं इंटरफेयर नहीं होएगा। तो यू हैव टू बी प्रॉपर्ली, आपको बताते समय बताना पड़ेगा क्या है करके, आपको एक्शन लेना, नहीं तो वो ऑफेंस में नहीं आएगा। सोसाइटी ऑफिस सील भी हो सकता है। हां, सोसाइटी ऑफिस सील भी हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अपने स्टूडेंट्स है वो, और अभी मैनेजर करके वर्षों सोसाइटी में ड्यूटी करे, काम करते हैं। 146 में ऑफेंसेस है और 147 में पनिशमेंट्स है। क्या क्या ऑफेंसेस के सामने क्या क्या पनिशमेंट हो सकते हैं करके लिखा है।
एवरी ऑफिसर, पास्ट ऑफिसर, मेंबर, पास्ट मेंबर, एम्प्लॉय एक्सेट्रा एम्प्लॉय भी लिखा है, याद रखना। आप लोग बोल रहे थे कि एम्प्लॉय जाके कंप्लेंट करेगा, आपके ऊपर भी कंप्लेंट हो सकता है, याद रखो। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल सर बट अगर एम्प्लॉय लिखा है तो एक्स एम्प्लॉय नहीं हो सकता। एक्स एम्प्लॉय भी एक्स एम्प्लॉय भी मतलब आप हर एक दिन एक सोसाइटी में करते जाओगे। अभी कल हो जाओगे, आज एक्स हो जाओगे कल का। एक्स एम्प्लॉय भी लायबल है। इसका टेन्योर में हुआ है वही जो जिसने किया है वो, हाँ जिसने किया है वो, जिसने किया है वो रिस्पांसिबल। सर डाको वाला नाम मत लो। देखिए बहुत सारा सोसाइटीज में ऐसा हुआ है जहाँ पे जब भी कुछ ऑफेंस हुआ है उसमें ज्यादातर पाया गया है कि उसमें मैनेजर ही इन्वॉल्व है, क्योंकि डायरेक्टली वो सेक्रेटरी या चेयरमैन शुरू में इन्वॉल्व नहीं होता है कोई चीज, और जो मैनेजर वहाँ पे रहता है उसको ही ललचा के इन लोग काम कराता है, और वो भी कभी कभार भटक जाता है इधर। उसको बोलता है अभी फॉर एग्जांपल वो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में एक सोसाइटी में 32 करोड़ का घपला हुआ। 32 करोड़ बांद्रा कुर्ला में एक्ट्रेस लोग रहते हैं, उधर का सोसाइटी है, वहाँ पे कुछ 140 लोग या ऐसा कुछ है। 32 करोड़ 2 साल 2.5 साल पहले कोविड का जस्ट बार 34 lakhs था, 34 lakhs था, हाँ? 34 lakhs था, 32 करोड़ 34 lakhs है वो, मतलब वो आप दूसरा कुछ बोलते रहोगे, मैं crores किसी वाला ही वेरी क्लियर, अच्छा। क्योंकि वो बंदे को 2.5 करोड़ दिया उन्होंने, ओ 32 करोड़। वो मैनेजर को बोला तुम्हारा शायद 2.5 करोड़। अभी मेरे को एक बात बताओ, यूपी से आया हुआ लड़का, हाँ 23-24 साल का, वो काम कर रहा है उधर, उसको बोलेगा 2.5 करोड़ रुपए तुमको देता हूँ, तो नहीं करेगा काम, कुछ भी करेगा। वो बोला इधर का उधर हेरा फेरी फंड्स यहाँ से ट्रांसफर करो बैंक में, आप साइन करेगा, आप जाके ये था अदला बदली इधर उधर सब अंदर जितने भी पैसा था सब खाली कर दिया। 7-8 साल का उनका जो वापस उन्होंने करके रखा था वो सब खाली कर दिया, तो पकड़ा गया ना, पुलिस गया यूपी में से उठा के लेके आया, यूपी में था वो। तो ऐसा सब होएगा काम तो उठा सकता है। तो मैनेजर बहुत सारा टाइम पे रिस्पांसिबल रहता है। 2.5 करोड़ तो बहुत बड़ा, 10,000 पे भी किया किसी एक बलि का Only for बकरा 10,000 वही है, बीच में अटक जाता है, वो बाद में सेक्रेटरी चेयरमैन लोग बोलता मैंने तो उसको बोला ही नहीं, ये खुद किया, हमारा साइन उधर ऐसे ही हुआ, उसने बोला मैंने ब्लैंक चेक साइन रखे थे अपने वहाँ पे, उसने इसको मिसयूज किया चेक, हमने तो कभी बोला ही नहीं, हमारा कहाँ है, हमने कहाँ इसको दिया, किधर उसको गाली दे दी वहाँ पे। मतलब ये सिचुएशन ऐसा हो गया वहाँ, तो इनडायरेक्टली उनको भी समझ गया कि इनके इंस्ट्रक्शन की मैंने नहीं किया होगा, बट बोलने का मतलब है कि ऑफेंस मतलब जो कमिट करता है ही इज द ऑफेंडर, whoever commits the offense is an offender। जो पहला आज कल दूसरा में छोड़ दिया नहीं, आपने किया तो आप लोग आप ही हो offender। याद रखना। नहीं सर, वर्ड वाज एम्प्लॉय ना, तो एक्स एम्प्लॉय। अगर कोई भी सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, किसी ने भी आज तक किया है, तो ये सेक्शन पढ़ने के बाद कल से मत करो। क्यों नहीं करना चाहिए, उसके नीचे पढ़ता हूँ, 1 मिनट मैं पढ़ता हूँ। सर एक एग्जांपल मैं देता हूँ, गिटार चौपाटी में मेरी सोसाइटी, इसके बाजू के सोसाइटी में ऐसे ही चेक साइन करके सेक्रेटरी चेयरमैन देते थे, तो 8,000 का वो 80 करके निकालता था, ऐसे 8-9 लाख का उसने घपला किया था। बहुत सारे सोसाइटीज में होता है, मैनेजर करते हैं, बहुत सारी जगह पे होता है। तो इसकी वजह से क्या है कि हमको जो अच्छा चीज पर खाली करते हैं हम मैनेजर लोग, के मेंबर्स भी ऐसे रॉन्ग क्रेडिट दे लेते, मैनेजर को पैसे देते, बहुत जगह ऐसे। सब जगह पे सब कुछ होता है। हम लोग एक मतलब ऐसा बहुत सारा होगा, सबके पास कोई ना कोई स्टोरी होगा। बोलने का मतलब है, मुद्दा ये है कि अगर हमको एक्ट का पॉजिटिव्स, अगर सेक्शन भी मालूम होना चाहिए तो क्या क्या नहीं करना चाहिए, प्रोहिबिशन भी हमको मालूम होना चाहिए कि करने से क्या क्या हो सकता है। हमको हर समय लगता है कि सब अच्छा चीज ही हम पढ़ेंगे, तो बुरा चीज भी मालूम होना चाहिए ताकि हम बुरा चीज कमिट नहीं करें। लेकिन सर बैंक का भी ड्यूटी है, बैंक का भी ड्यूटी आपको पूछने का कि इतना अमाउंट में अगर ये कर, अरे वो बैंक वाला भी मिला हुआ है, बैंक वाला भी मिला हुआ है। बैंक इज आल्सो एट टू बी पनिश्ड। आणि ते गाडगे साहेब, आपण बीएमसी, आपण गव्हर्नमेंट मध्ये काम करतो, यासाठी जो पण आपल्याला सांगतो त्याला आपण काय सांगतो, तू रायटिंग मध्ये लिहून दे, म्हणजे ते क्लेरिकल वर्क असून द्या ऑफिसर, त्यामुळे तिकडे एवढे चान्सेस मिळत नाहीत। यहाँ पे भी होता है, तो जिसको अगर कमिट करना ही है, ऑफेंस क्रैक करना ही है, तो ये सब बाईपास करता है या फिर अलग कोई किस्म से लेता है।
उसको मालूम है एक बार करप्ट क्रिमिनल माइंड हो गया बोलेगा तो वो क्रिमिनल एक्टिविटी कैसे नहीं करेगा, उसको मालूम है कैसा करना। और ये इंस्टेंटली नहीं होता है, ये सब प्लान किया होता है 6 महीने 1 साल से इन लोग प्लान करते हैं कि हम लोग ऐसा करेंगे। कभी कौन जाएगा, कौन बाहर रहेगा, दिवाली वेकेशन है, वो क्रिसमस और न्यू ईयर के टाइम में सब चले गए इधर घूमने के लिए, हाँ कोई इधर है नहीं, उस समय पे करके चला जाता है। ये सब उनका प्लानिंग रहती है, प्री प्लान रहती है। तो इफ एनी ऑफ दी सोसाइटी ऑफिसर, पास्ट ऑफिसर, मेंबर एक्सेट्रा कमिट्स एनी क्राइम व्हिच इज ऑफेंस व्हिच इज प्रोवाइडेड अंडर 146 जो उनके पहले वाले सेक्शन पढ़ा, ऑन कन्विक्शन कैन बी पनिश्ड। कन्विक्शन एक बार आ गया समझ जाओ कि इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। कन्विक्शन मतलब क्रिमिनल ऑफेंस। इफ द ऑफिसर ऑफ दैट सेक्शन विद एन इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म ऑफ फॉर 6 मंथ्स, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 6 महीने का। कभी आपने सोचा था एनसीएस एक्ट के अंदर ये ऐसा वाला सेक्शन है करके, किसको मालूम था? बहुत कम लोग को मालूम होगा। हाँ डीडीसी इम्प्लीमेंट किया उनको मालूम था, बट जनरली यार सोसाइटी से जुड़े हुए लोग को क्या लगता था, हम तो यार क्या है बार-बार रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ता है, वो सुनता नहीं हमारा बात। एक्चुअली अगर कुछ ऐसा ऑफेंस हुआ रहेगा तो अपने पास रेमेडी है। बोलने का मतलब है कि वी हैव गॉट अदर एडिशनल रेमेडी आल्सो। आपको हर समय रजिस्ट्रार या कोर्ट या फिर इधर-उधर जाने की जरूरत नहीं है, बीएमसी में जाना, ये जाना, वो जाना, जा सकते हैं। बट आपको अगर सही में कुछ ऑफेंस हुआ है वहाँ पे तो यू आल्सो हैव अ क्रिमिनल रेमेडी क्रिमिनल एक्ट के अंदर। इफ एनी ऑफिसर हर एक का क्लॉज ए में क्या रहेगा तो क्या है, क्लॉज बी में डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट इतना आप समझ लीजिए कि कोई भी ऑफेंस अगर क्रिमिनल नेचर का ऑफेंस है, ऑफेंस करके हो गया एक बार, तो उसके सामने आप कंप्लेंट करके ये सब जो इम्प्रिजनमेंट है या फाइन है वगैरह वगैरह वो सब सोसाइटी है। Sir, even in fact, I was not being a manager, was approached for doing some illegal thing. I stayed as a और कॉन्शियस हमारा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि सोसाइटी बड़े-बड़े सोसाइटीज में बहुत सारे मैं लोगों को जानता हूँ जो आज के दिन में मैनेजर या कंसल्टेंट या ऐसे कर रहे हैं बड़े-बड़े सोसाइटीज में, जहाँ पे लाखों करोड़ों का हिसाब किताब करना पड़ता है और सोसाइटी ने उनके भरोसे पे ट्रस्ट पे दिया हुआ है काम, और उनको आधा लोगों को तो मालूम भी नहीं है। क्योंकि आप देखोगे कल भी एक सोसाइटी वाले आए थे कांदेवली से मेरे ऑफिस में, 650 लोगों का मेंबर का सोसाइटी है कांदेवली, और वहाँ पे कमेटी में कुछ 14 या 13 लोग हैं, वहाँ पे 13 या 14 लोग हैं, बट वहाँ पे मैनेजर भी एक ऐसा अच्छा हाई प्रोफाइल मैनेजर उन्होंने रखा है, वो उसको भी जानता हूँ मैं कौन है मैनेजर वहाँ का, उसको मैं पर्सनली जानता हूँ कि उन लोग ने पूरा उन लोग कभी कुछ अभी तक देखा ही नहीं है लास्ट 5-6 साल कि वो मैनेजर ने क्या किया है। वो 5-6 साल से है मैनेजर और उतना नीट एंड क्लीन है काम उनका कि इधर उधर 19-20 2 रुपए का भी फर्क नहीं आता है कभी। वो ऑडिट नहीं करता है, ऑडिट दूसरा कोई करता है, बट वो पूरा मैनेज इतना अच्छा से उसने करके रखा है रिकॉर्ड्स बुक्स वगैरह कि, और ही इज पेड 85,000 सैलरी है उसकी, सैलरी 85,000 रुपीस है उसकी, बट इतना मेटिकुलसली करता है काम। उसमें 4-5 आदमी लोग हैं उसके साथ में और अच्छा है, मतलब उसको इतना रेस्पेक्ट है उसको वहाँ पे। ऐसा करके जो हम लोग बोलते हैं ना कि वो गलत ट्रीटमेंट है, कुछ उल्टा सीधा बोलने वाला जवाब नहीं, इतना रेस्पेक्ट है, हर एक इंसान उसको जानता है सोसाइटी में कि हमारे सोसाइटी का मैनेजर है, एक आदमी ऐसा। उसका मुझे बैठ रहा था, हाँ उनके पास जो ये है मैनेजर को मेरा कभी उनका 1.25 लाख का पीरियड और आप बोलते हैं ऐसा ही वैसे ही तो है, ये अपॉर्चुनिटी है, ईमानदार रहेगा आदमी तो कभी भी उसको फायदा ही होगा 100%। शॉर्ट टर्म में नहीं मिलता होगा बट लॉन्ग टर्म में फायदा है। शॉर्ट टर्म जो ईमानदार नहीं रहता उसको शॉर्ट टर्म गेन है, जो ईमानदार है उसको लॉन्ग टर्म इतना बोलते हैं। ठीक है, ये मूव फर्दर। मानस साहब की वो सोसाइटी में भेजा था, जैसे कैसा चलता है काम देखिए, वो गए थे सोसाइटी का कैसा है। ठीक है, हमारे पास भी बहुत सारा ऐसा मैटर आता है, बिल्डर का आता है, वो बोलते हैं इतना सारा 8 कंप्लेंट आया है रजिस्टर फाइल, हर एक फ्लैट का कॉस्ट 8 करोड़ से लेके 12 करोड़ के बीच में है बर्लिन में। उसमें कंप्लेंट फाइल किया है 4-6 साल से, मैं उसको लफड़ा है, उसको मेरे को मालूम है लफड़ा है, नाम बिल्डर का नाम नहीं बोलूंगा। तो उसने बोला ये 8 लोगों को कैसे भी निपटा देना, मेरा 125 करोड़ का लॉस होगा।
तो ये उसको घपला करके निकालना है 5 करोड़ तक मैं अफोर्ड कर सकता हूँ देने का। तो सोचो कितना बड़ा अमाउंट है, 5 करोड़ छोटा अमाउंट है नहीं है, बट यू हैव टू बी कॉन्शियस। अगर आप कुछ काम कर रहे हो तो यू शुड नॉट डिविएट इधर उधर। पैसा इज नॉट ऑलवेज एवरीथिंग। पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ लाइफ में पैसा ही इंपॉर्टेंट है। आजकल तो बॉम्बे जैसे जगह में पैसा ही सबसे इंपॉर्टेंट है, बट उसके अगेंस्ट मतलब कुछ लफड़ा हुआ, पैसा बनाएगा भी और बिगाड़ेगा तो जीरो हो जाओगे एकदम, फ्रॉम हीरो टू जीरो। मतलब क्लीन पैसा इज इम्पोर्टेंट, हाँ? क्लीन पैसा इज इम्पोर्टेंट, क्लीन पैसा इज इंपॉर्टेंट बट ग्रीड भी नहीं होना चाहिए। ओए विदाउट ग्रीड। ग्रीड नहीं होना चाहिए। वो विदाउट क्लीन होके भी आप ग्रीड हो सकता है ना, क्लीन होके भी ग्रीड हो सकता है। मैं ये भी करूंगा वो भी करूंगा ऐसे भी करूंगा, बट वो करते करते क्या हो जाता है किधर न किधर कुछ ना कुछ गलती हो जाती है बिकॉज ऑफ ग्रीड। नहीं जानते हो विदाउट ऑफ ग्रीड। ब्रेक है अभी ये चालू रखो या ब्रेक? एक के साथ रहोगे तो नेक के साथ रहोगे। क्या रहोगे? एक के साथ रहोगे, एक के साथ रहोगे, मुंशी के साथ रहोगे तो नेक रहोगे। नहीं रहोगे। थोड़ा ब्रेक लेंगे क्या? हाँ, 5-7 ज़्यादा भी चले।